हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सभी। देखिए, आप देख रहे हैं MGSU मित्राधर क्लासेस। यहाँ पर आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं सेमेस्टर 5 हिस्ट्री के पेपर के बारे में, यानी कि इतिहास। और ये एक महामैथन क्लास है, यानी कि इस क्लास में हम MCQs, फिलिंग द ब्लैंक्स, लघुत्मक प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न, यानी कि सभी तरह के प्रश्न सिर्फ एक क्लास में पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे। यानी कि एक क्लास और आपकी हिस्ट्री सेमेस्टर 5 की पूरी इतिहास का जो हिस्ट्री है वो कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, जो आज की बुक का नेम है, जिस बुक को आप पेपर देने वाले हो, उस बुक का नेम है भारत का इतिहास 1740 से 1956 ईस्वी। In English, we can say History of India 1714 to 1956 AD. ओके, तो MGSU मित्रा थे, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो, हमें मोटिवेशन मिलता है। एक प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, कैसा आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है। ठीक है, एंड कमेंट के पास में हाइप का बटन मिलता है, हाइप करोगे बहुत अच्छा लगेगा, प्लीज़ हाइप करना। ओके, कमेंट के सेक्शन के पास में आपको हाइप का बटन मिलेगा। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। सेमेस्टर 5 की हिस्ट्री की ये महामैथन क्लास है। चलिए फिर देखिए, नोट्स जितने भी तरह के नोट्स हैं, MCQ टेस्ट है, फ्री का टेस्ट भी। हाँ जी, आपको एप्लीकेशन में फ्री का टेस्ट मिलेगा। अगर अपनी तैयारी को चेक करना चाहते हो, MCQs की और तैयारी करना चाहते हो, तो आप एक काम कीजिए, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। वहाँ पे ट्रिपल डॉट मिलेंगे साइड में ऊपर ऊपर, उन ट्रिपल लाइन पे क्लिक कीजिए, यानी कि मीनू बटन पे क्लिक करने पर आपको फ्री टेस्ट मिलेगा, फ्री मटेरियल मिलेगा। उस पर क्लिक करना, टेस्ट दे देना फ्री वाला, सेमेस्टर 5 का हिस्ट्री का फ्री का टेस्ट है। तो एप्लीकेशन का जो लिंक है, ऐप का डाउनलोड का लिंक है, आपको डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए फिर फटाफट से शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। नोट्स सब कुछ आपको एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इकाई 1 के MCQs प्रश्नों की, जो आपके बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं ना। चलिए देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम आने वाली यूरोपीय जाति कौन थी। देखिए, अपने पास ऑप्शन है अंग्रेज, डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी। मतलब क्या पूछा है कि भारत में सर्वप्रथम आने वाली यूरोपीय, यानी यूरोपीय साइड से कौन सी ऐसी जाति थी, यानी कौन सा ऐसा दल था जो सबसे पहले आया था। वो कौन सा दल था, कौन सी जाति थी, पुर्तगाली। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा। ठीक है, पुर्तगाली भारत में व्यापार करने वाले प्रथम यूरोपीय थे। बाद में डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी आए। ठीक है, सबसे पहले कौन आया था, पुर्तगाली जाति आई थी, उसमें भी कौन सबसे पहले, वास्को डी गामा। चलिए, कौन सी सन में, 1498 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, प्लासी का युद्ध कब हुआ था। देखिए, प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। बहुत इजी आंसर है, 1757। ओके, 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ। यह युद्ध अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया। ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई हुई थी। किसने लड़ी थी, सिराजुद्दौला ने लड़ी थी। मीर जाफर की विश्वासघात नीति के कारण अंग्रेज विजयी हो गए। जो का क्या नाम है, मीर जाफर है, वो सिराजुद्दौला की साइड में था, परंतु उन्होंने गद्दारी कर दी, उन्होंने एक तरह से विश्वासघात कर दिया और क्या बोलते हैं, अंग्रेजों का साथ दिया, जिससे सिराजुद्दौला हार गया और ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी। प्लासी का युद्ध। बक्सर का युद्ध किन के बीच हुआ था। देखिए, बक्सर का युद्ध, तो एक साइड में तो अंग्रेज पक्का ही रहेंगे, लेकिन दूसरी साइड में कौन है, तो दूसरी साइड में इस बार है त्रिपक्षीय गठबंधन, यानी कि गठबंधन बनाया था किन्होंने, अपने मीर कासिम ने, सिराजुद्दौला ने, शाह आलम ने। ओके, तो आंसर क्या होगा, अंग्रेज और त्रिपक्षीय गठबंधन। 22 अक्टूबर 1764 को, क्या सन है, 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ। इसमें मीर कासिम, सिराजुद्दौला, शाह आलम द्वितीय ने मिलकर अंग्रेजों का सामना किया, परंतु अंग्रेज विजय हो गए थे। जो तीनों साथ में लड़े, उसके बावजूद भी हार गए थे और अंग्रेज जीत गए थे। बक्सर का युद्ध भी अंग्रेज जीते। चलिए फिर, मतलब प्लासी का युद्ध भी अंग्रेज जीते, बक्सर का युद्ध भी अंग्रेज जीत गए। चलिए इलाहाबाद की संधि कब हुई थी। इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, इलाहाबाद 1765। रॉबर्ट क्लाइव ने इलाहाबाद की संधि की थी। इस संधि से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को मिल गई थी। मतलब इसे समझ लीजिए, उनका जो इलाका है, क्षेत्र है, अब कहाँ आ गया, बंगाल में आ गया, बिहार में आ गया, उड़ीसा में आ गया। ओके, यानी पूर्वी इलाका जो है ना अपना, उस तरफ आ गया। यह अंग्रेजी राजनीतिक अधिकार की शुरुआत थी। ठीक है, चलिए फिर, ये आज की क्लास में हम वेब जो अपना फेस कैमरा है वो ऑन नहीं कर पाएंगे, बिकॉज फेस कैमरा में क्या होता है, एडिटिंग में खूब टाइम लगता है, इसलिए फटाफट से ऑडियो क्लिप के साथ ही अपन जिसको शुरू कर रहे हैं ऑडियो क्लासेस के थ्रू। तो आपका पूरा ध्यान मेरी आवाज़ पे होना चाहिए, आपका पूरा ध्यान सामने आपके जो चल रहे क्वेश्चंस पे होना चाहिए। मेरी आवाज़ को सुनते जाओ, उन क्वेश्चन को पढ़ते जाओ। ठीक है, ये आवाज़ आपके दिल तक जानी चाहिए, आपके दिमाग तक जानी चाहिए, क्योंकि मेरा मानना है कि जो मैं आज ये क्लास लेकर आया हूँ उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए मैंने। अगर आप इस शांति से दिल लगा करके पूरी एकदम लास्ट तक इस क्लास को देखोगे तो ऐसा कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप आंसर नहीं लिख पाओ।
सभी के आंसर आप इस एक क्लास से लिख सकते हो, ठीक है। और डीप में जाना तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, नोट्स मिल जाएंगे, खुद भी नोट्स पढ़ सकते हो, बहुत सारे अच्छे अच्छे नोट्स बनाए, स्पेशली इंग्लिश लिटरेचर, अभी जो अंग्रेजी साहित्य का पेपर आएगा ना सेमेस्टर 5 के लिए, उसका भी नोट्स तैयार है, एप्लीकेशन पे डाउनलोड कर सकते हो, फ्री का टेस्ट दे सकते हो। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट किसने शासन में पारित हुआ था, यानी किसके शासन में पारित हुआ था? कौन सा एक्ट है? रेगुलेटिंग एक्ट है। कौन से टाइम में? 1773 में। तो ये हुआ था वॉरेन हेस्टिंग्स के दौरान, यानी वॉरेन हेस्टिंग्स का शासन चल रहा था, ब्रिटिश संसद ने पारित किया था इसको। ओके, चलिए फिर इसके अंतर्गत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। क्या था रेगुलेटिंग एक्ट? इसके अंदर हुआ था बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया एंड सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। हैदर अली किस राज्य का शासक था? ऑप्शन देखिए, पंजाब, अवध, मैसूर, बंगाल। तो हैदर अली मैसूर का शासक था और एक शक्तिशाली शासक था। उसने अंग्रेजों से कई युद्ध किए, दक्षिण भारत में अंग्रेजी विस्तार को चुनौती दी थी, ठीक है। ये एकदम लड़ गया था अंग्रेजों के खिलाफ। हैदर अली कहाँ से? मैसूर की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? देखिए ऑप्शन क्या है अपने पास, 1767 से 1769 तक, ठीक है। ऑप्शन क्या सही होगा? 1767 से 1769 के बीच में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। आंग्ल से मतलब है अंग्रेजों की बात हो रही है, ठीक है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 के बीच हुआ। इसका अंत मद्रास की संधि से हुआ, जिसमें अंग्रेजों को हैदर अली से समझौता करना पड़ा था, ठीक है। चलिए फिर, पंजाब का प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अंग्रेजों से संधि की? तो देखिए, पंजाब का प्रसिद्ध शासक जिसने अंग्रेजों से संधि की वो था रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह ने अंग्रेजों से 1809 में अमृतसर की संधि की। उन्होंने सतलुज के पार अंग्रेजों को मान्यता दी और पंजाब को मजबूत रखा। आगे हम बात करेंगे बड़े क्वेश्चंस की, आप वेट कर रहे हो कि सर बड़े क्वेश्चंस, अरे बड़े क्वेश्चंस आगे आ रहे हैं, पहले एमसीक्यूज तो कर लें थोड़े बहुत। अगर यहाँ से फ्री के नंबर मिल सकते हैं तो उन्हें भी फायदा उठा ही ले लो, है ना। बस थोड़ी सी क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं है। अवध के विलय के समय गवर्नर जनरल कौन था? अवध के विलय के समय डलहौजी थे, ठीक है। डलहौजी 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने कुल प्रशासन का आरोप लगाकर अवध का विलय कर लिया, यानी कि अवध के अंदर कुल प्रशासन चल रहा है, इसके तहत उन्होंने इसका विलय कर लिया अपने ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर। यह विलय 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख कारण बन गया, ठीक है। बक्सर ने प्लासी के कार्य को पूरा किया। बक्सर ने प्लासी के कार्य को पूरा किया कथन किस संदर्भ में है? तो देखिए, राजनीतिक अधिकार। प्लासी ने अंग्रेजों को प्रभाव तो दे दिया था, पर बक्सर ने उन्हें दीवानी अधिकार देकर राजनीतिक सत्ता प्रदान की, इसलिए बक्सर निर्णायक माना जाता है। क्या हुआ कि भाई प्लासी के युद्ध में अंग्रेज जीत गए, जिससे उन्हें क्या मिला? उन्हें अपना एक प्रभाव तो मिल गया। लोग डर तो गए थे कि हाँ भाई बाकी राजा शासक थोड़े से सहम तो गए थे कि हाँ अंग्रेजी सत्ता थोड़ी सी हावी हो सकती है, परंतु अभी भी कंट्रोल हाथ में नहीं आया था किनके? अंग्रेजों के। बट बक्सर के युद्ध से उन्हें कंट्रोल मिल गया, है ना। अपनी जो पूर्वी साइड मैंने बताया, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वहाँ का कंट्रोल मिल गया। प्लासी की युद्ध 1757 के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो सिराजुद्दौला था, ठीक है। 1757 में प्लासी की युद्ध के समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था और मीर जाफर ने उनकी गद्दारी कर दी थी, ठीक है। बक्सर की युद्ध 1764 में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? जी ये वही क्वेश्चन है, बस इसको घुमा के पूछ लिया। जो उनका एक गुट बना था ना, जो त्रिसंघीय ग्रुप था, उनका गुट था। कौन कौन थे उस गुट के अंदर? मीर कासिम था, सिराजुद्दौला था, शाह आलम द्वितीय थे, ठीक है। तो इन्होंने ग्रुप बनाया, ग्रुप बना करके भी हार गए और हारने के बावजूद इन्हें क्या करना पड़ा था? इन्हें बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को देनी पड़ी थी। उनका सत्ता अब डेवलप हो रहा था, विकसित हो रहा था। किनका? अंग्रेजों का। एक तरह से शुरुआत हो गई थी यहाँ से उनकी। एक स्थान पे फिलिंग द ब्लैंक्स देख लेते हैं यूनिट 1 के कुछ। वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत पहुंचा, ठीक है। 1498 में पुर्तगाली थे। प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुआ। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। मद्रास की संधि 1769 ईस्वी में हुई थी। बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की क्या देनी पड़ी थी? दीवानी देनी पड़ी थी और अंग्रेजों को प्राप्त हो गई थी दीवानी, ठीक है। 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा वॉरेन हेस्टिंग्स को गवर्नर जनरल बना दिया गया था, ठीक है। ये कहाँ के थे? बंगाल के जनरल थे, इन्हें गवर्नर जनरल बना दिया। हैदर अली मैसूर राज्य का शासक था। इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में हुई थी। स्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी में लागू किया गया।
अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में हुई थी। अवध का विलय 1856 ईस्वी में हुआ था। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की सहायता मीर जाफर ने की थी। क्या होता है, कई बार सन हमें याद नहीं होती है, इसलिए आप एक बार आराम से इसको पॉज करके पढ़ भी सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट सन है जो पूछी जा सकती हैं। चलिए अब आते हैं अपन लघुरात्मक प्रश्नों की ओर, जिसका आप खूब सारा वेट था ना कि सर प्रश्न कराइए। तो देखिए बड़े प्रश्नों पे आ जाते हैं। पहला प्रश्न है, 18वीं शताब्दी के मध्य भारत की राजनीतिक एवं आर्थिक स्थिति कैसी थी? यानी 18वीं सेंचुरी की बात हो रही है, शताब्दी की बात हो रही है। ठीक है, मध्य भारत की राजनीतिक एवं आर्थिक स्थिति, ये वो काल था जब यूरोप की शक्तियां अंदर आ रही थी भारत के। तो 18वीं शताब्दी के मध्य भारत की राजनीतिक स्थिति अत्यंत दुर्बल हो चुकी थी। मुगल साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया था, प्रांतीय शक्तियां स्वतंत्र होने लगी थी, केंद्र में मजबूत शासन का अभाव था। चलिए मैं इसको थोड़ा सा पहले अपने लैंग्वेज में समझाता हूँ, फिर ये भाषा पढ़ेंगे अपन। ठीक है, हुआ ये था, भारत एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, लेकिन अंदर से बिल्कुल कमज़ोर हो चुका था। मुगल बादशाह नाम का रह गया था। मतलब देखिए क्या बात हो रही है यहाँ पे, भारत एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, लेकिन अंदर से बिल्कुल कमज़ोर हो चुका था। मुगल बादशाह जो 18वीं शताब्दी के टाइम जो मुगल बादशाह चलती थी, अब वो एक नाम का रह गया था। असली शक्ति तो अब कहीं और ही थी, उसके हाथ में थी ही नहीं। प्रांतों के सूबेदार अपने क्षेत्र में स्वतंत्र शासक करने लग गए थे। जो सूबेदार लगा रखे थे ना हर एक जगह पे, वो अब खुद ही काम कर रहे हैं। राजा की तो सुन ही नहीं रहे, बादशाह की तो सुन ही नहीं रहे। और मराठा, सिख, हैदराबाद, बंगाल, ये सब अपनी अपनी ताकत बढ़ा रहे थे। जो अलग अलग अब सब अलग अलग होने लग गए। जो केंद्र थे वह अब केंद्र में नहीं रहे, केंद्र में कोई भी मजबूत नियंत्रण नहीं रहा, इसलिए जगह जगह अव्यवस्था थी। अब आर्थिक हालात भी अच्छा नहीं था, लगातार युद्धों से व्यापार रुक गया था, व्यापारिक रास्ते असुरक्षित हो गए थे, किसानों पर कर बढ़ गया और आम जनता परेशान हो चुकी थी। देखिए हो क्या रहा है, ये सीधी से आप ये बात समझो कि 18वीं शताब्दी के दौरान भारत अंदर से कमज़ोर था, और जो बादशाह था ना, बादशाह की अब कोई नहीं सुन रहा है। बादशाह के अंडर जो लोग भी काम कर रहे थे, सूबेदार वगैरह, वो सब अपने अपने जगह पे खुद ही राज करने लग गए। ठीक है, और फिर क्या होता है, फिर जो बंगाल है, अपने मद्रास है, देन सिख है, हैदराबाद है, मराठा है, ये सब अपने अपने खुद शासन के रूप में बड़ी शक्तियां बनने लग गए थे। कोई केंद्र की बात ही नहीं मान रहा था। केंद्र कहाँ था? दिल्ली था भाई। दिल्ली के अंदर जो मुगल बादशाह बैठता था, मुगल बादशाह की अब कोई सुन ही नहीं रहा है, उसके हाथ में ताकत ही नहीं रही है। अब इसके चलते मुगल साम्राज्य की शक्ति तेजी से कमजोर हो रही थी। प्रांतीय सूबेदार स्वतंत्र शासक के रूप में उभर रहे थे। मराठा, सिख और अन्य क्षेत्रीय शक्तियां प्रभावी हो रही थी। व्यापारिक मार्ग असुरक्षित हो गए थे, जिसके आर्थिक संकट पर प्रभाव पड़ा। कृषि व्यवस्था अव्यवस्थित हो चुकी थी, किसान पीड़ित थे। यही राजनीतिक विघटन यानी कमजोरी अंग्रेजों के हस्तक्षेप का आधार बना। भाई अंग्रेज तभी तो अंदर आ पाएंगे जब कोई लड़ने वाला ही नहीं बचा होगा। अंदर से सब दुर्बल होंगे, और सब दुर्बल ही था उस टाइम कोई भी लड़ाई करने वाला व्यक्ति नहीं बचा था। ठीक है, यह उस दौरान की स्थिति है। आर्थिक स्थिति बड़ी कमज़ोर थी। राजनीतिक स्थिति के तौर पे आप बता सकते हो कि भाई सूबेदार वगैरह सब एक तरीके से खुद ही शासन करने लग रहे थे, वो आपकी स्थिति बताई जाती है। देखिए आपके सामने आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। प्लासी का युद्ध और इसके कारण परिणाम बताने। पहले मेरी जुबानी सुनो, फिर इसको हम भाषा को भी पढ़ लेंगे, जो भाषा आपके सामने दिख रही है। पहले मेरी भाषा से थोड़ा समझ लो, मेरी जुबान से, मेरे ख्यालों से कुछ भी सुन सकते हो यार, समझिए। बंगाल बहुत अमीर प्रदेश था। ठीक है, बंगाल बहुत अमीर प्रदेश था। अंग्रेज यहाँ व्यापार करने आए थे, लेकिन धीरे धीरे वे ताकत भी बढ़ाने लगे। कौन? अंग्रेज यहाँ व्यापार करने आए थे, बट अपनी ताकत बढ़ाने लग गए थे। सिराजुद्दौला को यह बात पसंद नहीं आई। अंग्रेजों ने किले बनाए और नियम तोड़ने लग गए। तनाव बढ़ा। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ, लेकिन असली मोड़ क्या था? मीर जाफर का विश्वासघात। युद्ध मैदान में उसने साथ नहीं दिया। सिराजुद्दौला हार गया और मारा गया। अंग्रेजों ने मीर जाफर को नवाब बना दिया। युद्ध छोटा सा था, लेकिन परिणाम बहुत बड़े थे। यहीं से बाद में अंग्रेजी सत्ता की असली शुरुआत होती है। आई बात समझ में? कहानी की तरह समझो इसको। ठीक है, प्लासी का युद्ध, अब भाषा के ऊपर आओ। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। इस युद्ध का मुख्य कारण अंग्रेजों की व्यापारिक महत्वाकांक्षा और बंगाल की समृद्धि पर नियंत्रण था। कौन चाहता था? अंग्रेज चाहते थे कि व्यापारिक महत्वाकांक्षा उनकी बढ़ रही थी, और वो बंगाल पे अपना नियंत्रण चाहते थे, क्योंकि बंगाल बहुत पावरफुल है, समृद्ध है। मीर जाफर ने विश्वासघात किया। किसके साथ किया? अपने बादशाह के साथ, सिराजुद्दौला के साथ में। और सिराजुद्दौला जब लड़ाई लड़ने जाता है प्लासी के साथ में, तब उस विश्वासघात के चलते सिराजुद्दौला मारा जाता है, और युद्ध कौन जीत जाते हैं? अंग्रेज जीत जाते हैं।
युद्ध तो छोटा सा था पर परिणाम बड़े ही अत्यंत व्यापक थे, इंपॉर्टेंट थे। यानी इससे बहुत बदलाव आया। इससे बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हो गया था। ठीक है, आपके सामने कुछ पॉइंट्स रखे हैं तो पॉइंट्स को देखते हैं। सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच तनाव बढ़ चुका था। अंग्रेजों ने किलेबंदी और व्यापारिक विस्तार किया। मीर जाफर ने युद्ध में विश्वासघात किया। सिराजुद्दौला पराजित हुआ और मारा गया। बंगाल में कठपुतली नवाब की स्थापना हुई। ठीक है, एंड यह युद्ध भारत में अंग्रेजी सत्ता की नींव बनी। ओके, कठपुतली नवाब का मतलब क्या है कि भाई अब अंग्रेजों ने एक नवाब, ठीक है, एक जो भी अपन कह सकते हैं शासक के तौर पे वहाँ पे उसको नौकरी दे दी या फिर उसको इम्पोर्ट कर दिया, कुछ भी कहते हैं ना, कि वहाँ पे उसको लगा दिया, नवाब को वहाँ रख दिया कि भाई अब आप बंगाल पे कंट्रोल करोगे बट हमारे नियमों के साथ चलोगे। कठपुतली हैं वो, किसकी? अपने अंग्रेजों की। तो बंगाल में कठपुतली नवाब की स्थापना हो गई थी। ये प्लासी का युद्ध है, सीधी सी बात है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अरे बड़ा इजी सा है, इतना हार्ड है ही नहीं कुछ भी। आप आराम से बस कहानी के तौर पे समझो ना कि सिराजुद्दौला को किसने, मीर जाफर ने विश्वासघात किया, इनकी लड़ाई हुई, सिराजुद्दौला मारा गया, हार गया, और वहाँ पे कौन आता है? वहाँ पे अंग्रेज जीत जाते हैं। अंग्रेजों के नीचे अब कौन काम कर रहा है? मीर जाफर काम कर रहा है किसके तौर पर? नवाबों के तौर पर। ठीक है, ये आपके सामने ये आंसर था, आपने आराम से देख लिया था, है ना। चलिए फिर नेक्स्ट के ऊपर आते हैं अपन। बक्सर का युद्ध और इससे काम परिणाम, इसकी भी कहानी सुन लो एक बार मेरी। देखिए, प्लासी के बाद अंग्रेज और मजबूत हो गए थे। भाई प्लासी के बाद तो अब मजबूती आई गई उनमें, लेकिन मीर कासिम उनकी नीतियों से खुश नहीं था। मीर कासिम विशेषकर कर छूट की नीति से। अब मीर कासिम दूसरा आ जाता है, ठीक है, एंड उसने अंग्रेजों का विरोध किया और शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय के साथ मिल गया। शुजाउद्दौला एक अलग व्यक्ति है, ठीक है। एंड 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। अंग्रेजों ने जीत हासिल की। यह जीत प्लासी से भी बड़ी थी क्योंकि इसके बाद इलाहाबाद की संधि हुई और अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई थी। देखिए, भाषा के ऊपर आते हैं। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ। यह युद्ध अंग्रेजों और मीर कासिम, शुजाउद्दौला, शाह आलम और मीर कासिम, ये तीन जनों ने मिलकर के इन्होंने एक अपनी गुट बनाया, एक ग्रुप बनाया, ठीक है। और किसके खिलाफ लड़े? अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। बट क्या हुआ? अंग्रेज जीत गए। अंग्रेजों के जीतने से अब क्या हुआ? राजनीतिक अधिकार मिले। किनको मिले? अंग्रेजों को। और अंग्रेजों ने क्या डिमांड रखी? उन्होंने डिमांड रखी शासन की। और शासन के तौर पर उन्हें क्या मिला? उन्हें मिला बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी। अब वे सिर्फ व्यापारी नहीं रहे बल्कि शासक बन गए थे। मीर कासिम अंग्रेजों की नीतियों से असंतुष्ट था। व्यापारिक कर छूट को लेकर संघर्ष बढ़ गया था। त्रिपक्षीय गठबंधन अंग्रेजों के विरुद्ध बना। हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी विजय प्राप्त हुई, ठीक है। हेक्टर मुनरो ये उनका नेतृत्व कर रहे थे अंग्रेजों का। इलाहाबाद संधि द्वारा दीवानी अधिकार मिले। संधि का क्या नाम है? इलाहाबाद संधि। किसके टाइम हुई थी? बक्सर के युद्ध के टाइम हुई थी। बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हो गया था। आराम से इसको खुद पढ़ोगे, इसको कहानी की तरह पढ़ोगे, पूरा आंसर सामने लिखा है यार, सच कह रहा हूँ। आप खुद पॉज करके पढ़ोगे ना, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि अरे सर इतना इजी था क्या। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या है? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसको भी थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, अब अंग्रेजों की ताकत बढ़ गई थी, समझ रहे हो ना, लेकिन कंपनी के अंदर भ्रष्टाचार भी बढ़ रहा था। मैं सब समझा रहा हूँ, भाषा को अलग रखो, मेरी आवाज़ को सुनो सिर्फ। अंग्रेजों की ताकत बढ़ने से भ्रष्टाचार भी बढ़ रहा था। ब्रिटिश संसद ने हस्तक्षेप किया। अब 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। 4 सदस्यीय परिषद बनाई गई और कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। अब कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण शुरू हो गया। पहले तो कौन अधिकार कर रहा था? ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी। अब कंपनी पर अधिकार किसने जमा लिया? ब्रिटिश सरकार ने। तो ब्रिटिश सरकार जो ऑर्डर देगी वो कंपनी मानेगी, कंपनी जो ऑर्डर देगी वो भारत मानेगा, है ना, जो ब्रिटिश इंडिया है वो मानेगा। हालांकि इसमें कई कंपनियां थी, लेकिन यहीं से भारत में केंद्रीकृत शासन की शुरुआत हो गई थी इस एक्ट के दौरान। तो भाषा के ऊपर आते हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट अंग्रेजी संसद द्वारा पारित प्रथम महत्वपूर्ण अधिनियम था। इसका उद्देश्य ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित करना था। मतलब ये किसने पारित किया था? अंग्रेजी संसद ने पारित किया था। एंड इसका उद्देश्य क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी पर अपना नियंत्रण स्थापित करना। इस अधिनियम से गवर्नर जनरल का पद स्थापित हुआ। यह भारत में केंद्रीकृत शासन की शुरुआत थी, हालांकि इसमें कई कमियां भी थी। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। 4 सदस्य की परिषद का गठन किया गया। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। कंपनी अधिकारों पर निजी व्यापार रोक लगा दिया गया था। अब कंपनी अब निजी व्यापार नहीं कर सकती है। अब जो व्यापार होगा
वो ब्रिटिश इंडिया कंपनी के तौर पे नहीं होगा, वो होगा अब ये अपने ब्रिटिश सरकार के तौर पर, यानी जो भी फायदा जाएगा किसको जाएगा, ब्रिटिश सरकार को जाएगा। ब्रिटिश संसद का नियंत्रण प्रारंभ हो गया था। यह भारतीय प्रशासनिक सुधार की पहली सीढ़ी थी। ओके, चलिए फिर यानी प्रशासन के तौर पर तो ये बहुत अच्छा था कि भाई अब कुछ अलग अलग नियम आएंगे, तो ये पहली सीढ़ी थी भारतीय प्रशासनिक सुधार की। 1761 से 1772 तक बंगाल में अंग्रेजी नियंत्रण, इसको समझते हैं। देखिए 1761 से 1772 प्लासी के बाद में मीर जाफर नवाब बना था, है ना, लेकिन वह अंग्रेजों पर निर्भर था। मीर कासिम आया, उसने सुधार की कोशिश की लेकिन सफल नहीं हुआ। बक्सर के बाद अंग्रेजों की दीवानी मिल गई। अब राजस्व उनके हाथ में था लेकिन प्रशासन नवाब के नाम पर चलता था। ठीक है, मतलब क्या है, जो कानून है वो जो राजा है वो कौन कर रहा है, अंग्रेज कर रहा है। बट लोग किसके मानेंगे, लोग तो नवाब की मानेंगे ना, जो नवाब वहाँ पे उन्हें दिख रहा है कि हाँ भाई ये हमारा राजा है। नवाब तो खुद किसका काम कर रहा है, अंग्रेजों का काम कर रहा है। इसे द्वैध शासन कहा जाता है। असल शक्ति अंग्रेजों के पास और जिम्मेदारी नवाबों के पास। इससे अव्यवस्था बढ़ गई थी। आखिरकार 1772 में इस व्यवस्था को खत्म कर दिया गया और बंगाल पर अंग्रेजों का पूरा नियंत्रण स्थापित हो गया था। ठीक है, चलिए फिर इसको भाषा में समझते हैं। 1761 से 1772 के बीच अंग्रेजों ने धीरे धीरे बंगाल में अपना प्रभाव मजबूत किया। प्लासी और बक्सर की विजय के बाद अंग्रेजों को राजस्व अधिकार प्राप्त हो गए थे। ठीक है, किसके बाद हुए थे, प्लासी और बक्सर के बाद में उन्हें राजस्व अधिकार मिल गए थे। नवाब केवल नाम मात्र का शासक रह गया था। कंपनी ने प्रशासन में हस्तक्षेप बढ़ाया। इस काल में वास्तविक सत्ता अंग्रेजों के हाथ में आ गई। ओके, देखिए इसमें क्या हो रहा था कि पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब घोषित कर रखा था कि नवाब हमारा काम संभालता रहेगा। बट जब से अपने जो क्या बोलते हैं अंग्रेजों ब्रिटिश सरकार का हस्तक्षेप हुआ तो ब्रिटिश सरकार ने नवाब का भी पद अब एक तरह से कम कर दिया। अब कहा कि भाई अब हम खुद ही संभाल लेंगे। ठीक है, अब हमारा गवर्नर या फिर जो भी है वो संभालेगा। अंग्रेजों के हाथ में डायरेक्ट सत्ता आ गई थी। प्लासी के बाद मीर जाफर को नवाब बना दिया गया था। मीर कासिम के सुधार प्रयास विफल हो गए थे। मीर जाफर को नवाब बनाया था, मीर कासिम अलग है। बक्सर के बाद दीवानी अधिकार अंग्रेजों को मिले थे। राजस्व संग्रह कंपनी के हाथ में चला गया था। नवाब की शक्ति केवल औपचारिक रह गई थी। द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई। ओके, चलिए फिर क्वेश्चन अपना, हैदर अली के समय आंग्ल मैसूर संबंध बताइए। तो इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। हैदर अली मैसूर का शक्तिशाली शासक था जिसने अंग्रेजों को दक्षिण भारत में चुनौती दी थी। यानी अंग्रेज दक्षिण में अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे। इसी कारण दोनों के बीच संघर्ष हो गया। प्रथम और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ इनके बीच में। मद्रास की संधि इस संघर्ष का महत्वपूर्ण परिणाम थी। देखिए हैदर अली मैसूर राज्य का शक्तिशाली शासक हुआ करता था और मैसूर राज्य को शक्तिशाली इन्होंने बनाया था। किसने, हैदर अली ने बनाया था। अंग्रेजों से उनका टकराव अनिवार्य हो गया था क्योंकि वो अब हस्तक्षेप करने लगे थे और उनकी जो नीतियां थी वो पसंद नहीं थी हैदर अली को। ठीक है, इस टकराव के चलते इनमें, संघर्ष के चलते इनमें युद्ध हो गया। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 में हुआ। मद्रास की संधि 1769 में हुई। द्वितीय युद्ध में संघर्ष और तीव्र हो गया। ठीक है, यानी अब ज़्यादा लड़ाई हुई, अब ज़्यादा मतलब जो परिस्थितियाँ हैं वो बड़ी ही कठिन हो गई थी। कहते हैं ना, प्रचंड हो गई थी, एक तरह से पैनिक मोमेंट आ गया था। हैदर अली अंग्रेजों का प्रमुख प्रतिद्वंदी बन गया था। ओके, प्रतिद्वंदी था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय। अब देखिए पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है क्योंकि जो रणजीत सिंह हैं वो खुद चला करके मिल गए थे किनसे, ब्रिटिश साम्राज्य के साथ में, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो महाराजा रणजीत सिंह के बाद पंजाब में अस्थिरता उत्पन्न हो गई। अंग्रेजों ने इस स्थिति का लाभ उठाया। 2 आंग्ल सिख युद्ध हुए। अंततः 1849 में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। यह विलय अंग्रेजी विस्तार की नीति का परिणाम था। रणजीत सिंह जी ने अपने राज्य की भलाई के चाहते हुए जो ब्रिटिश साम्राज्य उनके साथ हाथ मिला लिया था कि भाई क्यों इतनी लड़ाइयाँ हो रही है, अब ये आर्थिक स्थिति से सही नहीं होगा, इसलिए उन्होंने हाथ मिला लिया। रणजीत सिंह के बाद सत्ता संघर्ष शुरू हुआ। अंग्रेजों ने आंतरिक कमजोरी का लाभ उठाया। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 में हुआ। द्वितीय युद्ध 1848 में लड़ा गया। सिख सेना पराजित हुई। पंजाब अधिग्रहित हुआ। 1849 में पंजाब का औपचारिक विलय हुआ। ओके, चलिए फिर मतलब महाराजा रणजीत सिंह जो है ना, उनका जब निधन हो गया था, मतलब उनकी मृत्यु होने के बाद में अब जो पंजाब की जगह है,
पंजाब का जो शासन है वो बड़ा डामाडोल हो गया था। इस डामाडोलता का फ़ायदा किसने उठाया? ब्रिटिश शासन ने उठाया। अंग्रेजों ने आंग्ल युद्ध किए, 2 आंग्ल सिख युद्ध हुए, आंग्ल सिख युद्ध, ठीक है, 2 युद्ध हुए। दोनों युद्ध के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? अंत में विलय हो गया पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर। तो रणजीत सिंह के बाद की ये स्टोरी बताई जा रही है इसके अंदर, ठीक है। चलिए फिर, रणजीत सिंह ने नहीं किया था, रणजीत सिंह के बाद की बताई जा रही है। अवध का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय। अब देखिए, अवध प्रारंभ में अंग्रेजों का सहयोगी राज्य था। देखिए, अवध पहले अंग्रेजों का मित्र राज्य हुआ करता था, धीरे धीरे वह अंग्रेजों पर निर्भर होता गया। समझिए पहले ना, अंग्रेजों ने सैन्य और आर्थिक नियंत्रण बढ़ाया। फिर 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगा दिया, किसके ऊपर? अवध के ऊपर, और अवध का विलय कर लिया अपने ब्रिटिश शासन के अंदर। नवाब किसको बनाया? वाजिद अली शाह को पद से हटा दिया गया। मतलब जो नवाब था ना पहले से, वाजिद अली शाह, उसको हटा दिया और डायरेक्ट सत्ता का हाथ में ले लिया। जो अवध की सत्ता है डायरेक्ट अपने हाथ में ले ली। नवाब कौन था? वाजिद अली शाह, उसको हटा दिया गया। जनता में भारी असंतोष भी था। इसी के चलते 1857 की क्रांति भी उग्र हुई। देखिए, भाषा के ऊपर आई, भाषा आपके सामने लिखिए। अवध प्रारंभ में अंग्रेजों का सहयोगी राज्य था, मित्र राज्य था। धीरे धीरे अंग्रेजों ने उस पर नियंत्रण बढ़ाया। किस पर? अवध पर। 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगाया। कुशासन का मतलब है कि भाई वहाँ पर जो शासन कर रहा है नवाब, ठीक है, वो अच्छे से नहीं कर रहा है, इसलिए उसके ऊपर कुशासन का आरोप लगा दिया गया। कौन था वो नवाब? वाजिद अली शाह, और उनको हटा दिया गया। हटा करके साम्राज्यवादी विस्तार का उदाहरण पेश किया। कैसे पेश किया? डायरेक्ट सत्ता अपने हाथ में ले ली, अंग्रेजी सत्ता, ठीक है। अब अवध का जो सत्ता है वो अंग्रेजों के हाथ में आ गया था। इससे जनता में असंतोष फैला, जो 1857 के विद्रोह का कारण बन गया। पॉइंट्स देखिए, अवध अंग्रेजों का आश्रित राज्य बन चुका था। अंग्रेजों ने सैन्य और आर्थिक नियंत्रण बढ़ाया था। डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगाया था। 1856 में अवध का विलय कर लिया गया। नवाब वाजिद अली शाह पदच्युत किए गए, यानी पद से हटा दिए गए। इस विलय से जनता में व्यापक असंतोष फैल गया। आराम से खुद पढ़ोगे, बहुत क्लियर है भाई, इतने इजी आंसर्स हैं। मैं कहता हूँ आपको मेरी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही, वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, इसको खुद पढ़ो। इतना इजी है, आप खुद जब पढ़ोगे ना, अरे सर इतना इजी था, आप खुद कहोगे कि ये तो कहानी की तरह है सर, इसने ऐसा किया उसने वैसा किया। कहानी की तरह तो है हिस्ट्री, कि हम पुराने टाइम की बात कर रहे हैं ना, एक तरह से कहानी है ना, वास्तविक कहानी है। तो देखिए, द्वैध शासन प्रणाली 1765-1772 का वर्णन कीजिए। अब एक दिलचस्प व्यवस्था आपको समझाता हूँ, द्वैध शासन क्या है। देखिए, 1765 में इलाहाबाद की संधि के बाद अंग्रेजों को दीवानी मिल गई थी, है ना, मतलब राजस्व वसूली का अधिकार मिल गया था, टैक्स लेने का। लेकिन प्रशासन नवाब के नाम पर चलता रहा था, यानी पैसा अंग्रेज ले जाए पर जिम्मेदारी कौन उठा रहा था? नवाब उठाता। सोचिए ये शासन कैसा होगा, न तो सही नियंत्रण होगा, न कोई जवाबदेही होगी। तो जवाबदेही नहीं होगी ना कि भाई नवाब हर कैसे काम करेगा, अंग्रेजों को अब उनके अनुसार नहीं चलेगा, तो भ्रष्टाचार बढ़ गया। ये नवाब बीच में टैक्स खा जाता था। आखिरकार 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसे समाप्त कर दिया और जो शासन लेके आया नया, उसका नाम था द्वैध शासन प्रणाली। देखिए, भाषा के ऊपर आते हैं, भाषा देखिए। 1765 में इलाहाबाद की संधि के बाद बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। इस व्यवस्था में दीवानी अधिकार अंग्रेजों के पास थे और निजामत का अधिकार नवाब के पास रहा। मतलब दीवानी अधिकार किसके पास? अंग्रेजों के पास। निजामत का अधिकार किसके पास है? नवाब के पास। वास्तविक शक्ति अंग्रेजों के हाथ में थी, जबकि प्रशासनिक जिम्मेदारी नवाब पर थी। इससे प्रशासनिक व्यवस्था और भ्रष्टाचार बढ़ गया। अंततः 1772 में इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया और जो नया व्यवस्था आई उसका नाम था द्वैध शासन प्रणाली। दीवानी अधिकार, अच्छा, इसी व्यवस्था को द्वैध शासन प्रणाली, ठीक है। तो दीवानी अधिकार अंग्रेजों को प्राप्त हुए थे। नवाब के पास केवल नाम मात्र का प्रशासनिक अधिकार रहा था। राजस्व संग्रह अंग्रेजों द्वारा नियंत्रित किया गया। प्रशासनिक जिम्मेदारी नवाब पर छोड़ दी गई एंड इससे शासन में अव्यवस्था और भ्रष्टाचार बढ़ गया। वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसे समाप्त कर दिया। ये द्वैध शासन प्रणाली ही है जिसके अंदर द्वैध शासन हो रहा था। शासन एक तरह से वास्तविक शासन संभाल रहा था अंग्रेज और दूसरी तरफ से शासन जो है औपचारिक तरह से संभाल रहा था कौन? नवाब। ये द्वैध शासन था, ठीक है। चलिए फिर इलाहाबाद की संधि 1765 का महत्व स्पष्ट कीजिए। देखिए, 1765 में रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच इलाहाबाद की संधि होती है। इस संधि द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को मिल जाती है। नवाब अंग्रेजों पर निर्भर हो गया। यह संधि अंग्रेजों की राजनीतिक अधिकार की शुरुआत थी। इससे कंपनी व्यापारी से शासक बन गई, मतलब व्यापार करने आई थी बट अब शासक के तौर पर काम करने लग गई। ओके, ये तो मैंने आपको समझाया था।
दीवानी अधिकार कंपनी को प्राप्त हो गए थे। शाह आलम द्वितीय को पेंशन दी गई। नवाब अंग्रेजों पर निर्भर हो गया था। राजस्व पर अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हो गया। कंपनी की राजनीतिक शक्ति बढ़ गई। यह संधि अंग्रेजी शासन की वास्तविक शुरुआत थी। इलाहाबाद की संधि किस दौरान हुई थी? बक्सर के युद्ध दौरान हुई थी। बक्सर का युद्ध का परिणाम था इलाहाबाद की संधि। ठीक है। इकाई 1 यानी यूनिट 1 से आपकी 3 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो निबंधात्मक के तौर पे आ सकते हैं। लघुरात्मक तो हमने देख ली 10, ये 3 हैं जो निबंधात्मक आ सकते हैं। ठीक है, चलिए इन क्वेश्चन को भी देखते हैं। प्लासी का युद्ध निर्णायक था किंतु महान नहीं, इसको आपको बताना है। बक्सर ने प्लासी के कार्य को पूरा किया, ये भी हमने जाना कि भाई कैसे कार्य पूरा किया। भाई अंग्रेजी सत्ता जो एक कच्ची सी नजर आ रही थी, बस उन्होंने एंट्री की थी, बट बक्सर के युद्ध ने उन्हें शासन भी दे दिया, तो एक तरह से काम पूरा हो गया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों का परीक्षण कीजिए तथा उसके महत्व एवं दोषों की विवेचना कीजिए। अभी हमने रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा, बस इसकी अब विवेचना करनी है आपको। ठीक है, चलिए फिर अब आते हैं इकाई नंबर 2 यूनिट नंबर 2 की तरफ। चलिए, तो यूनिट 2 शुरू करने से पहले फटाफट से ये बताइए कि आपने कमेंट किया या नहीं किया। जल्दी से जाइए, एक प्यारा से कमेंट कीजिएगा एंड वीडियो को हाइप कर दीजिएगा। नोट्स आपको एप्लीकेशन में मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिलेगा। टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, कितनी चीज़ें हैं यार, कहीं पे भी फॉलो कर सकते हो आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन, और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है यूनिट नंबर 2 से। MCQ, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761 में हुआ था। ओके, 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तृतीय युद्ध मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ। यह युद्ध मराठा शक्ति के पतन का प्रमुख कारण बना। ओके, चलिए फिर किसके बीच हुआ था? मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों का नेतृत्व किसने किया था? मराठों का नेतृत्व किया था सदाशिवराव भाऊ ने। किन्होंने किया था? सदाशिवराव भाऊ। इस युद्ध में मराठा सेना का नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ ने किया। विशाल सेना होने के बावजूद रणनीतिक त्रुटियों के कारण पराजय हो गई। किनकी हो गई? मराठों की। और कौन जीता? अहमद शाह अब्दाली जीत गए। पानीपत के युद्ध में मराठों का विरोधी कौन था? अहमद शाह अब्दाली। ओके, उसने उत्तर भारत में अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए मराठों से युद्ध कर लिया था और वो जीत भी गए थे। महादजी सिंधिया किस क्षेत्र से संबंधित थे? ग्वालियर से। महादजी सिंधिया ग्वालियर के शक्तिशाली मराठा सरदार थे। उन्होंने पानीपत के बाद मराठा शक्ति को पुनः संगठित कर दिया था, मतलब प्रयास किया था उन्होंने, वही तरह से कर भी लिया था, थोड़ा बहुत सक्सेसफुल भी हो गए थे, बट कहीं ना कहीं वही है कि आगे भी त्रुटियां नजर आती है मराठा शक्तियों के अंदर, मतलब कुछ आंतरिक दोष नजर आते हैं, वरना मराठा शक्ति ने अपने पूरे प्रयास किए थे कि वो एक अच्छा शासन चला सके। नाना फडणवीस का संबंध किससे था? प्रशासनिक कुशलता से। नाना फडणवीस मराठा राज्य के प्रमुख कूटनीतिज्ञ थे। कूटनीतिज्ञ का मतलब होता है जो क्या बोलते हैं, स्ट्रेटेजी बनाता है कि भाई लड़ाई लड़नी कैसे है। ओके, चाणक्य नीति होती है ना, वैसे कूटनीति की बात हो रही है। उन्होंने मराठा संघ को संगठित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका काम था प्रशासनिक कुशलता का। ओके, चलिए फिर प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1775 से 1782। ओके, 1775 से 1782 के बीच हुआ। इसका अंत सालबाई की संधि से हो गया था। ओके, अंग्रेजों का मराठों से युद्ध हुआ था और परिणाम स्वरूप क्या हुई थी? सालबाई की संधि हो गई थी। सालबाई की संधि 1782 में हुई थी। संधि से अंग्रेजों और मराठों के बीच अस्थायी शांति स्थापना हो गई थी। ओके, टेम्परेरी हो गया था ये एक बार। बसीन की संधि किस वर्ष हुई थी? 1802 के अंदर बसीन की संधि पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच हुई थी। इनके बीच हुई थी पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच। कौन सी संधि हुई थी? बसीन की संधि हुई थी। कब हुई थी? 1802 में हुई थी। इससे मराठा स्वतंत्रता कमजोर हो गई थी। ओके, चलिए फिर मराठा शक्ति के पतन का अंतिम चरण किस वर्ष माना जाता है? 1818। यानी मराठा शक्ति का जो पतन है उसका अंतिम चरण 1818 माना जाता है, जब तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद पेशवा पद समाप्त कर दिया गया। इससे मराठा शक्ति का पूर्ण पतन हो गया था। ओके, चलिए फिर मराठों की असफलता का मुख्य कारण क्या था? आंतरिक फूट। अब यही मुख्य कारण था, मतलब अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं मतभेद चल रहे थे, आपसी मतभेद चल रहे थे, नेतृत्व में कमी आ रही थी और इसके चलते अंग्रेजों को अवसर मिल गया था। एकजुटता की कमी थी, एकता की कमी थी। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? 1803 में हुआ था। ठीक है, इससे अंग्रेजों ने सिंधिया और भोंसले को पराजित किया था। कौन से? सिंधिया और भोंसले को पराजित किया था। किसमें? द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में 1803 में हुआ था।
तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? 1817 से 1818। युद्ध के बाद पेशवा का पद समाप्त हो गया और मराठा शक्ति का अंत हो गया। नेक्स्ट नाम देख लेते हैं। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था। ओके, मराठों का सामना अहमद शाह अब्दाली से हुआ था। मराठा सेना का नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ ने किया था। नाना फडणवीस मराठा राज्य के मंत्री थे और इनका काम क्या था? प्रशासनिक कुशलता का कार्य था इनका। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 ईस्वी में हुआ था। और द्वितीय कब हुआ था? कमेंट करके बताना। अभी तो हमने देखा था यार, याद नहीं है, वापस देख लेते हैं, बैक ले लेते हैं अपन। द्वितीय हुआ था 1803 में, ठीक है। तृतीय कब हुआ था? तृतीय हुआ था 1818 के अंदर और इसके समाप्ति के साथ में पेशवा पद समाप्त कर दिया गया था। मराठा शक्ति का पतन 1818 ईस्वी में हुआ था। मराठों की असफलता का कारण एकता का अभाव था, है ना। मतलब उनके अंदर एकता का अभाव आ गया था, आपसी मतभेद थे, आंतरिक फूट थी, है ना। मराठा राज्य का प्रमुख पद क्या है? पेशवा है। महाजी सिंधिया वंश से थे। पानीपत युद्ध के समय पेशवा बालाजी बाजीराव था, ठीक है। बाजीराव द्वितीय को बिठूर भेजा गया। ये रिक्तान बन सकता है सब, ठीक है। अब बात करते हैं लघुरात्मक प्रश्नों की तरफ। चलिए फिर, पानीपत के तृतीय युद्ध के कारण बताइए। देखिए 1761 में जब एक काम करते हैं अपन, 1761 के अंदर ही चले जाते हैं, कहानी की तरह समझो इस बात को। उत्तर भारत में मराठा शक्ति बहुत तेजी से बढ़ रही थी। यानी उत्तर भारत समझ रहे हो, अपना जो ऊपर वाला हिस्सा है ना भारत का, वो उत्तर भारत हो गया। दिल्ली की साइड वाला, दिल्ली से ऊपर की साइड वाला, दिल्ली पर उनका प्रभाव था और वे आगे भी बढ़ना चाहते थे। कौन? मराठा। लेकिन यही बात दूसरी शक्तियों को खटक रही थी। अहमद शाह अब्दाली चाहता था कि भारत में उसका प्रभाव बने। ओके, मराठों की उत्तर भारत की नीति आक्रामक थी, लेकिन उन्होंने राजपूतों और जाटों का पूरा समर्थन नहीं लिया। मतलब उन्होंने जाटों का, राजपूतों का समर्थन पूरी तरीके से नहीं लिया था। वो कहीं ना कहीं उनके खिलाफ भी थे थोड़े बहुत। स्थानीय शक्तियाँ पूरी तरह उनके साथ नहीं आई। जो लोकल शक्तियाँ होती ना, उनके साथ में नहीं थी इतनी तरीके से। नेतृत्व में भी कमी थी, दूरदर्शिता की कमी थी, राजनीतिक स्वार्थ और आपसी मतभेद, अविश्वास की कमी। मतलब अविश्वास की कमी क्या? विश्वास की कमी, अविश्वास देखा गया उनमें। तो पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ, इसको आप समझिए, और ये हार भी कहते हैं, समझिए। 1761 में मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। उत्तर भारत में मराठा शक्ति तेजी से बढ़ रही थी, जिससे अन्य शक्तियां चिंतित हो गईं। अब्दाली भारत में अपना प्रभाव बनाए रखना चाहता था। मराठों की उत्तर भारत की नीति और कूटनीतिक असफलताएं संघर्ष का कारण बन गई। मतलब उनकी जो कहते हैं ना स्ट्रेटजी थी उत्तर भारत के अंदर, वो कुछ खास सफल नहीं हो रही थी, असफल होती जा रही थी, ठीक है। और इसी कारण संघर्ष के कारण बन गए। अंततः यह टकराव निर्णायक युद्ध में बदल गया। अब युद्ध के अंदर क्या होता है? युद्ध के अंदर भाई अपने अहमद शाह अब्दाली जी जीत जाते हैं, तो मराठों की उत्तरी भारत में विस्तार नीति ने विरोध उत्पन्न किया। अहमद शाह अब्दाली भारत में अपना प्रभुत्व बनाए रखना चाहता था। मराठों ने स्थानीय शक्तियों का पूरा समर्थन नहीं लिया। राजपूत और जाट मराठों के साथ पूर्णतः नहीं जुड़े हुए थे। मराठा नेतृत्व में दूरदर्शिता और संगठन की कमी थी। राजनीतिक स्वार्थों ने संघर्ष को अपरिहार्य बना दिया। अब किसकी जीत होती है अंत में? अहमद शाह अब्दाली की। पानीपत के तृतीय युद्ध का परिणाम क्या रहा? देखिए, पानीपत का युद्ध मराठा शक्ति के लिए अत्यंत विनाशकारी सिद्ध हुआ। इस युद्ध में मराठों की भारी जनहानि हुई। उनका प्रभाव उत्तर भारत से समाप्त हो गया। उत्तर भारत में जो वो चाहते थे ना कि और प्रभाव बढ़ाएं, अब जो था वो भी खत्म हो गया। राजनीतिक रूप से मराठा संघ कमजोर पड़ गया। इस पराजय से अंग्रेजों के लिए आगे बढ़ने का मार्ग आसान हो गया। यह घटना भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण मोड़ थी। अच्छा, अंग्रेजों को इसमें क्यों फायदा हुआ? तो भाई आपने वो कहानी तो सुनी होगी कि भाई जब दो बिल्लियां लड़ती है तो बंदर बीच में फ़ायदा उठा जाता है। तो ये वही बात है कि जब आपसी तौर पे लड़ते रहेंगे तो कहीं ना कहीं कमज़ोर होंगे और उसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाएगा कौन? अंग्रेजी सेना, ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना। मराठा सेना का विशाल नुकसान हुआ। मराठों का उत्तर भारत से प्रभाव समाप्त हो गया। मराठा संघ की एकता कमज़ोर पड़ गई। अंग्रेज़ों को आगे बढ़ने का अवसर मिला। भारतीय शक्तियों में निराशा फैल गई। यह युद्ध मराठा पतन की शुरुआत बन गया। चलिए फिर, महादजी सिंधिया के अधीन मराठा शक्ति का पुनर्गठन, इसको भी समझते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन यार, आप आराम से बस पढ़ते चलिए। एक क्लास के अंदर पूरी कंप्लीट करेंगे। इस क्लास को अच्छे से देखो। अभी तक क्लास को देख रहे हो तो पूरा एंड तक देखने में क्या दिक्कत है यार? एक बार देख लो,
थोड़ा बहुत भी दिमाग में बैठता है तो पेपर में कुछ लिखने को पॉइंट होंगे आपके पास में, है ना। तो इन पॉइंटों को समझिए। महाजी सिंधिया के अधीन मराठा शक्ति का पुनर्गठन। पानीपत की पराजय के बाद मराठा शक्ति कमजोर हो गई थी। ऐसे समय में महाजी सिंधिया ने नेतृत्व संभाला। ओके, उन्होंने मराठा सेना का पुनर्गठन किया और उत्तर भारत में प्रभाव स्थापित किया। उन्होंने कूटनीति और सैन्य शक्ति दोनों का प्रयोग किया। उनके प्रयासों से मराठा प्रतिष्ठा कुछ समय के लिए पुनः स्थापित हो गई थी। मतलब सीधी सी बात है कि पानीपत के बाद में किन्होंने संभाला मराठा को संभाला महाजी सिंधिया ने। उन्होंने कूटनीति का इस्तेमाल किया, सैन्य शक्ति का इस्तेमाल किया और फिर से जो मराठा शक्ति है उसको कम से कम खड़ी रहने लायक तो बना दिया, पुनः स्थापित कर दिया कुछ समय के लिए, ठीक है, क्योंकि आगे भी खूब संघर्ष होता है। महाजी सिंधिया ने सेना को आधुनिक ढंग से संगठित किया। उन्होंने दिल्ली पर प्रभाव स्थापित किया, मुगल सम्राट को संरक्षण देकर प्रतिष्ठा बढ़ाई, उत्तर भारत में मराठा प्रभुत्व पुनः स्थापित किया, अंग्रेजों से संतुलित संबंध बनाए रखे। उनका नेतृत्व मराठा पुनरुत्थान का प्रतीक था। मतलब अंग्रेजों से लड़ाई नहीं लड़ी, अंग्रेजों से संबंध बनाए रखे कि भाई क्यों लड़े, वापस खत्म हो जाएंगे, मतलब वापस हार का सामना करना पड़ेगा। इससे अच्छा एक बार कुछ ना कुछ संबंध बना के रखो, थोड़ा बहुत संतुलन बनाए रखो, है ना। नाना फडणवीस की भूमिका। देखिए, एक मराठा राजनीति में इनका बहुत नाम है। इनका नाना फडणवीस, वे केवल नेता नहीं थे बल्कि कुशल कूटनीतिज्ञ थे। उन्होंने पेशवा शासन को स्थिर बनाए रखने की कोशिश की थी। ओके, देखते हैं इनके बारे में। नाना फडणवीस मराठा राज्य के प्रमुख कूटनीतिज्ञ थे। उन्होंने पेशवा शासन को स्थिर बनाए रखने का प्रयास किया। वे संतुलित और व्यवहारिक नीति के पक्षधर थे। उन्होंने अंग्रेजों और अन्य शक्तियों के साथ समझदारी से संबंध बनाए। उनकी मृत्यु के बाद मराठा संघ और अधिक कमजोर हो गया किनके बाद में? नाना फडणवीस की मृत्यु के बाद में। तो नाना फडणवीस मराठा प्रशासन के कुशल संचालक थे। उन्होंने पेशवा पद की प्रतिष्ठा बनाए रखी, अंग्रेजों के विरुद्ध संतुलित नीति अपनाई, आंतरिक विद्रोहों को नियंत्रित किया, मराठा संघ की एकता बनाए रखने का प्रयास किया। उनकी मृत्यु के बाद संगठन शिथिल हो गया था। मतलब अब संगठन के अंदर स्थिरता नहीं रही थी, अब इनएक्टिव हो गया था। पहले एक्टिव था, अब संगठन भी इनएक्टिव हो चुका है, यानी सक्रिय नहीं रहा है, असक्रिय हो चुका है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, इसको भी समझते हैं भाई। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 के बीच हुआ। यह संघर्ष पेशवा पद के उत्तराधिकारी विवाद से उत्पन्न हुआ कि भाई जो पेशवा पद है उसका उत्तराधिकारी अब कौन होगा। अंग्रेजों ने राघोबा का समर्थन किया। किसका? राघोबा का। भाई अंग्रेजों ने क्या किया कि भाई अपने एक व्यक्ति के साथ हाथ मिला लिया कि आप बनते हो तो आप हमें सपोर्ट करना, हम आपको सपोर्ट करेंगे। और वो व्यक्ति कौन था मराठा की तरफ से? राघोबा। मराठों ने इसका विरोध कर दिया राघोबा का। अंततः सालबाई की संधि से युद्ध समाप्त हो गया। भाई युद्ध हो गया इसके चलते। और युद्ध का समाप्ति कैसे होता है? सालबाई की संधि से। तो पेशवा पद के विवाद ने संघर्ष को जन्म दिया। किस संघर्ष को? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध को। अंग्रेजों ने राघोबा का समर्थन किया, मराठा सरदारों ने संयुक्त रूप से विरोध कर दिया। किसका? राघोबा का और अंग्रेजी शासन का। युद्ध कई वर्षों तक चला। 1782 में सालबाई की संधि हुई। इस संधि से अस्थायी शांति स्थापित हो गई, है ना। चलिए फिर मतलब हुआ क्या था कि भाई अंग्रेजों ने राघोबा का समर्थन किया था, अन्य मराठा उनके खिलाफ थे और युद्ध कई साल तक चला। दोनों जब थक गए तो उन्होंने हार मान करके एक बार संधि कर ली कि भाई हाँ कुछ टाइम के लिए शांति है, टेम्पररी शांति है ना। बसीन की संधि के प्रावधान एवं प्रभाव बताइए। देखिए 1802 में बसीन की संधि होती है पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच। किसके बीच होती है? पेशवा बाजीराव द्वितीय और सामने कौन है? अंग्रेज। कब होती है? 1802 में बेसिन की संधि। इस संधि के अनुसार पेशवा ने अंग्रेजी संरक्षण को स्वीकार कर लिया। अंग्रेजों को मराठा क्षेत्र में हस्तक्षेप का अवसर मिला। यह संधि मराठा स्वतंत्रता के लिए घातक सिद्ध हुई। इससे द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का मार्ग प्रशस्त हो गया। इससे क्या हुआ था कि भाई पेशवा ने आज़ादी दे दी कि भाई अब आप मराठा जो साम्राज्य है, क्षेत्र है, उनमें आ जा सकते हो, वहाँ पे अपना व्यापार जो है या फिर जो भी कार्य कर सकते हो। इसके तहत क्या हुआ? हस्तक्षेप के चलते ये जो घातक सिद्ध हुई है नीति, ये जो संधि है घातक सिद्ध कैसे हुई कि भाई हम नहीं जानते थे कि अंग्रेज क्या चाहता है। अंग्रेज तो चाहता था अपना महत्वाकांक्षा, क्षेत्र की नेतृत्व की महत्वाकांक्षा, शासन की महत्वाकांक्षा, और उसके चलते वो उस साम्राज्य पे क्या कब्जा चाहता था। देखिए लड़खड़ा रहे हैं मेरे शब्द कई बार। अब क्यों हो जाता है कि भाई जब महामैथन क्लास होती है ना तो हमारे ऊपर भी खूब दबाव होता है कि एकदम परफेक्ट कंटेंट आपको देना। उसके तहत हमें जल्दबाजी के अंदर प्रॉपर नोट्स को तैयार करना होता है, नोट्स को वेरीफाई करना होता है ना।
थोड़ी बहुत हो जाता है, कोई नहीं। चलिए, तो पेशवा ने अंग्रेजी संरक्षण का स्वीकार कर लिया। अंग्रेजी सेना को मराठा क्षेत्र में स्थान मिला। पेशवा की स्वतंत्रता सीमित हो गई। अन्य मराठा सरदार नाराज हो गए। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध प्रारंभ हो गया। यह संधि मराठा पतन का महत्वपूर्ण कारण बन गई थी। कौन सी संधि? बसीन की संधि। द्वितीय एवं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, सेकेंड और थर्ड, ओके। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 में हुआ, जिसमें सिंधिया और भोंसले पराजित हो गए थे। इसके बाद अंग्रेजों का प्रभाव और बढ़ गया। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 में हुआ। इस युद्ध के बाद पेशवा पद समाप्त कर दिया गया। इससे मराठा शक्ति का अंत हो गया था। द्वितीय युद्ध में अंग्रेजों ने प्रमुख सरदारों को हराया, मतलब जो प्रमुख सरदार थे ना मराठाओं के, उनको हरा दिया था। मराठा संघ की शक्ति कमजोर होती गई। तृतीय युद्ध में निर्णायक पराजय हुई। पेशवा पद समाप्त कर दिया गया। मराठा राज्य अंग्रेजों के अधीन आ गया था और 1818 में मराठा शक्ति का अंत हो गया था। मराठों की असफलता के कारण बताइए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखिए। मराठों की असफलता के पीछे कई कारण थे। उनके बीच आंतरिक फूट थी और एकता का अभाव था। चलिए मेरी भाषा में इसको समझाता हूँ। सबसे बड़ी समस्या क्या थी? आपसी फूट थी भाई। मराठा संघ में एकता की कमी थी। सरदारों के बीच ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा और केंद्रीय नियंत्रण का जो है ना कमजोर था। भाई जो केंद्र से नियंत्रण होता है ना, वो कमजोर था। लाइक मान लीजिए आपकी क्लास के अंदर टीचर है, वो केंद्रीय नियंत्रण है, वो सबको संभालता है। प्रिंसिपल है ना, प्रिंसिपल सब टीचर्स के ऊपर केंद्रीय नियंत्रण करता है। वैसे ही केंद्रीय नियंत्रण जो है, जो मराठाओं का पेशवा होता है, वो इतना कमज़ोर था कि सभी सरदारों को एकजुट नहीं कर पाया और सरदारों के बीच में ईर्ष्या का भाव, कंपटीशन का भाव, प्रतिस्पर्धा का भाव और आपसी फूट के चलते कमजोरी आ गई। तो अंग्रेजों की कूटनीति और सैन्य शक्ति अधिक संगठित थे। इसके कंपैरेटिव, इसकी तुलना में अंग्रेज तो बड़े संगठित थे, सैन्य शक्ति भी अच्छी थी और कूटनीति तो उनमें खूब भर की थी। तो मराठा नेतृत्व में स्थिरता नहीं थी। यही कारण उनकी पराजय का आधार बन गया। मराठा संघ में एकता का भाव था। सरदारों के बीच आपसी ईर्ष्या और संघर्ष था। सैनिक संगठन आधुनिक नहीं था। अंग्रेजों की कूटनीति अधिक प्रभावी थी। नेतृत्व में स्थायित्व की कमी थी। जनता का व्यापक समर्थन नहीं मिल सका। ओके, चलिए फिर सालबाई की संधि 1782 का महत्व लिखिए। 1782 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बाद सालबाई की संधि होती है, यानी प्रथम जो युद्ध होता है ना, उसका रिजल्ट क्या निकलता है? सालबाई की संधि। इस संधि ने अंग्रेजों और मराठों के बीच अस्थायी शांति स्थापित की, यानी टेम्पररी जो पीस होती है ना, उसको स्थापित कर दिया। अंग्रेजों ने राघोबा को समर्थन दिया ताकि वो सत्ता के अंदर आए, पेशवा बने। मराठों की प्रतिष्ठा बनी रही। इससे दोनों पक्षों को कुछ समय के लिए स्थिरता मिल गई। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो गया। अंग्रेजों ने राघोबा का समर्थन जो है वो त्याग दिया था। अब राघोबा को भी अब समर्थन नहीं दे रहे थे, क्योंकि अब राघोबा को कोई महत्व नहीं दे रहा है, उसकी अब इज्जत नहीं रही। क्यों? क्योंकि भाई वो सरदारों के खिलाफ है। मराठों की राजनीतिक प्रतिष्ठा सुरक्षित रही। दोनों पक्षों में शांति स्थापित हुई। अंग्रेजों को दक्षिण भारत पर ध्यान देने का अवसर मिल गया। यह संधि मराठा शक्ति के लिए राहतकारी सिद्ध हो गई। ओके, मतलब इस संधि के चलते एक बार मराठा के अंदर शांति आ गई थी साम्राज्य के अंदर। तो मराठा प्रशासन की कमजोरियां, अभी वही बात की हमने, तो दोबारा देख लेते हैं। मराठा प्रशासन संघात्मक ढांचे पर आधारित था। किस पे? संघात्मक। विभिन्न सरदार स्वतंत्र रूप से कार्य करते थे। केंद्रीय नियंत्रण कमजोर था। प्रशासन में एक रूपता का अभाव था। इसी कारण संकट के समय मराठा शक्ति एकजुट नहीं हो सकी। मराठा संघ में एकता का अभाव था। सरदारों के बीच प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या की भाव थी। केंद्रीय सत्ता कमजोर थी। सैन्य संगठन आधुनिक नहीं था। मतलब इसके जो है ना क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट है ये वाले। कौन से? स्पेशली मराठा शक्ति का असफलता का कारण बताइए, कमजोरियों का कारण बताइए। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। तभी आगे पीछे दो बार आया एक बार, है ना। तो चलिए नेक्स्ट यूनिट की ओर चलते हैं। ये अपने नेक्स्ट यूनिट क्या, अपने निबंधात्मक प्रश्न पे चलते हैं। इकाई 2 से जो निबंधात्मक प्रश्न बन सकते हैं, क्या बन सकता है प्रश्न? एक तो पानीपत के तृतीय युद्ध के कारण एवं परिणाम की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। क्या इससे मराठाओं का दुर्भाग्य कहा जा सकता है? ठीक है। एंड इसका जो आंसर आपको अच्छे से जानना है, डीपली जानना है, तो आपको एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, नोट्स के अंदर मिल जाएगा। ठीक है। मराठों के पतन के कारणों का विश्लेषण कीजिए। अभी हमने बात की, उसको थोड़ा सा और डीप में बात करेंगे तो निबंधात्मक बन जाएगा। पॉइंट्स में बात करेंगे निबंधात्मक बन जाएगा। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 के कारणों एवं घटनाओं एवं परिणामों का वर्णन किया, यानी कारण, परिणाम, घटना सब कुछ एक साथ पूछ ली तो क्या बन गया? निबंधात्मक बन गया, है ना। चलिए फिर अब आते हैं नेक्स्ट यूनिट पे। अब आएंगे अपन, है ना। तो यूनिट नंबर 3, इकाई नंबर 3, ये सभी प्रकार के नोट्स, एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स, सब कुछ और फ्री टेस्ट, वो भी आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगा। लिंक जो है पिन कमेंट के अंदर मिलेगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगा।
तो जाइए ऐप डाउनलोड कीजिए, फ्री का टेस्ट तो दीजिए कम से कम। आप 149 रुपीज़ का कोर्स है वो भी बाय नहीं करना चाहते, कोई दिक्कत नहीं है, फ्री का टेस्ट दीजिए, आपकी तैयारी मजबूत होती है। एंड चार्ज इसलिए ले रहे हैं हम ताकि भाई हम जो बनाने की कॉस्ट है वो कॉस्ट कवर कर सके, है ना। तो 149 रुपीज़ बहुत कम प्राइस है भाई, इतना तो मोबाइल का रिचार्ज भी नहीं होता। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं ना, इकाई नंबर 3 से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है इकाई नंबर 3 से, 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुआ? मेरठ से हुआ था। 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से विद्रोह प्रारंभ हुआ। इसके बाद सैनिक दिल्ली पहुंचे और बहादुर शाह जफर को सम्राट घोषित कर दिया गया था। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1857 के समय लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल थे। विद्रोह के बाद 1858 में उन्हें भारत का प्रथम वायसराय बना दिया गया था। ठीक है। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूस। देखिए एनफील्ड राइफल जो थी उनकी कारतूसों पर गाय और सूअरों की चर्बी होने के बाद से सैनिकों में असंतोष फैल गया और यह विद्रोह का तात्कालिक कारण भी बन गया था, क्योंकि भाई उन चर्बी वाले कारतूसों को हटाने के लिए उस वक्त कोई दूसरे साधन नहीं हुआ करते थे। वो क्या साधन यूज़ करते? उन्हें दांतों से उन्हें हटाना पड़ता था। और भाई गाय का मांस है, सूअर का मांस है, जो कि एक तरह से गलत है, और उसको दांतों से हटाना तो ये सैनिकों को बर्दाश्त नहीं हुआ, उनमें असंतोष फैल गया, उन्होंने विद्रोह की भावना अपना ली थी। यह है तत्कालिक कारण 1857 का। 1857 में दिल्ली में किसे सम्राट घोषित किया गया? किसे सम्राट घोषित किया गया? बहादुर शाह जफर को। हमने अभी फर्स्ट एमसीक्यू में ही बात किया था। इससे विद्रोह को वैधता मिल गई थी। ओके। 1857 के विद्रोह के बाद कौन सा अधिनियम पारित हुआ? अधिनियम है भारत शासन अधिनियम 1858। 1858 के अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया था। अब क्या हो गया? ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश इंडिया कंपनी जो ब्रिटिश सरकार और इंडिया के बीच में एक मध्यस्थता का काम कर रही थी ना, बिचौलिया काम, अब वो बिचौलिया काम अब नहीं रहा। ब्रिटिश इंडिया कंपनी को हटा ही दिया गया परमानेंटली, अब गायब ही हो गई। अब डायरेक्ट कौन संभालेगा? ब्रिटिश क्राउन संभालेगा। ओके। स्थायी बंदोबस्त किस वर्ष लागू किया गया? 1793 के अंदर। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया। इसमें जमींदारों को भूमि की स्थायी स्वामी, मतलब इसमें जमींदारों को भूमि का स्थायी स्वामी मान लिया गया था। ठीक है, यानी जमींदार या भूमि का मालिक है। रैयतवाड़ी व्यवस्था किससे संबंधित है? किसानों से संबंधित है। रैयतवाड़ी व्यवस्था में सीधे किसान से भूमि कर वसूला जाता है। यह व्यवस्था मुख्यतः मद्रास और बॉम्बे में लागू थी। मतलब किसान से ही डायरेक्ट उसका टैक्स ले लेते थे। किसका? भूमि कर का, लैंड के लिए जो टैक्स होता है ना, उसके लिए। महलवाड़ी, यानी कि पहले बात की रैयतवाड़ी, अब बात करते हैं महलवाड़ी व्यवस्था। तो महलवाड़ी व्यवस्था मुख्यतः किस क्षेत्र में लागू होती थी? पंजाब और उत्तर भारत। वो कौन से क्षेत्र में? यह मद्रास और बॉम्बे में। कौन सी? रैयतवाड़ी। मद्रास, बॉम्बे, रैयतवाड़ी। महलवाड़ी पंजाब, उत्तर भारत। तो महलवाड़ी व्यवस्था उत्तर पश्चिम प्रांत और पंजाब में लागू की गई। इसमें गांव या महल को कर की इकाई माना गया है। ओके, चलिए। अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? तो लॉर्ड मैकाले का। 1835 में लॉर्ड मैकाले के शिक्षा संबंधी मिनट ने अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया। इसका उद्देश्य अंग्रेजी शिक्षा का प्राप्त वर्ग तैयार करना है, मतलब जो बेस होता है ना, वो तैयार करना है। भारतीय प्रेस पर नियंत्रण के लिए कौन सा अधिनियम लाया गया था? तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878। ये भी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एमसीक्यूज के अंदर कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस लिए लाया गया था 1878 में? ये लाया गया था भारतीय प्रेसों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए। लॉर्ड लिटन ने 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया। इसका उद्देश्य भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर नियंत्रण करना है, ताकि कोई भी ब्रिटिश इंडिया कंपनी या फिर ब्रिटिश क्राउन के खिलाफ नहीं लिख सकता। 1857 की क्रांति का प्रमुख नेता कानपुर में कौन था? तो देखिए, कानपुर में नाना साहब थे। कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया। उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष किया है। 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने क्या कहा? सैनिक विद्रोह। अंग्रेजी इतिहासकारों ने इसे केवल सैनिक विद्रोह कहा है, जबकि भारतीय इतिहासकारों ने इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है। ठीक है। 1857 का विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ से प्रारंभ हुआ था। 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग।
1858 के अधिनियम द्वारा शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो गया था। स्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी में लागू हुआ। रेतवाड़ी व्यवस्था में कर सीधे किसान से लिया जाता था। महलवाड़ी व्यवस्था में कर की इकाई गांव या महल थी। ठीक है, रेतवाड़ी में तो क्या है, किसान से लिया जा रहा है। क्या लिया जा रहा है? भूमि कर। और महलवाड़ी में जो इकाई है कर की, वो इकाई है गांव या महल। मैकाले शिक्षा संबंधी मिनट 1835 में लागू हुआ है, प्रस्तुत हुआ। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 में पारित हुआ। दिल्ली में 1857 में सम्राट घोषित किए गए। कौन? बहादुर शाह जफर। कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहे थे? नाना साहब। 1858 के विद्रोह का तात्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूस थे। 1857 के विद्रोह को भारतीय इतिहासकारों ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था, कहते हैं। चलिए फिर अब आते हैं अपन लघुत्मक प्रश्नों की ओर। अब बात करते हैं अपन पहले नंबर प्रश्न की। ठीक है, लघुत्मक प्रश्न का पहला तो है 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण बताइए। 1857 की क्रांति कई कारणों का परिणाम थी। अंग्रेजों की राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक नीतियों से व्यापक असंतोष उत्पन्न हो गया था। मतलब जनता में भी व्यापक असंतोष फैला हुआ था, क्योंकि इनकी कुरीतियाँ थी, कुप्रशासन था इनका भी। तो सैनिकों में भी वेतन और कारतूस संबंधी विवाद के कारण असंतोष था। देसी राज्यों के विलय और किसानों की दुर्दशा ने स्थिति को और भी गंभीर बना दिया था। इन सभी कारणों से मिलकर विद्रोह को जन्म दे दिया गया। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति से असंतोष बढ़ा। सैनिकों में चर्बी वाले कारतूसों से आक्रोश था। भूमि नीतियों से जमींदार और किसान प्रभावित हो गए थे। ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों से धार्मिक भय उत्पन्न हो गया था। देशी शासकों की सत्ता छीन ली गई थी। आर्थिक शोषण ने जनता का विद्रोह के लिए प्रेरित कर दिया था। मतलब कई ऐसे कारण थे जिससे 1857 की क्रांति अब बनने वाली थी, उनके कारण बन गए थे। चलिए अब सवाल आता है, ये विद्रोह था या स्वतंत्रता संग्राम? यह एक्चुअली में अंग्रेज कहते हैं कि केवल सैनिक विद्रोह था, लेकिन भारतीय इतिहास का इसे स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, तो सच क्या है? सच ये है, यह सैनिक असंतोष से शुरू हुआ, लेकिन जल्द ही जन आंदोलन बन गया था। चलिए इसका आंसर के तौर पर अपन समझते हैं भाषा के रूप में। 1857 की क्रांति को विभिन्न इतिहासकारों ने अलग अलग रूप में देखा है। अंग्रेज इसे सैनिक विद्रोह मानते हैं, जबकि भारतीय इतिहासकार इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। इसमें सैनिकों के साथ किसान, जमींदार और कुछ राज्य महाराजे भी शामिल हुए। यह आंदोलन उत्तर भारत का सीमित रहा, फिर भी यह विदेशी शासन के विरुद्ध व्यापक असंतोष का प्रतीक था। यह विद्रोह सैनिक असंतोष से प्रारंभ हुआ। कई स्थानों पर जनता ने भी भाग लिया। दिल्ली, कानपुर, झांसी और लखनऊ प्रमुख केंद्र थे। दक्षिण और पंजाब में इसका प्रभाव सीमित रहा। यह संगठित राष्ट्रीय आंदोलन नहीं था, मतलब संगठित रूप से पूरा भारत इसके अंदर शामिल नहीं हो रहा था। ठीक है, नेशनल तौर पे नहीं था ये, कुछ इकाइयों से कुछ कहते हैं ना, अपने जो रियासतें हैं वहाँ से लोग शामिल हो रहे थे, जनता शामिल हो रही थी। फिर भी इसमें स्वतंत्रता की भावना स्पष्ट थी कि भाई संपूर्ण जो है क्षेत्र है हमारा भारत का, उसको स्वतंत्र किया जाए। 1857 की क्रांति की असफलता के कारण, अब क्रांति जो हुई इसकी असफलता के क्या कारण रहे? तो देखिए 1857 की क्रांति अंततः सफल नहीं हो उसकी। इसके पीछे संगठन की कमी और एकता का अभाव था। एकता का अभाव मतलब मराठा का जो पतन हुआ था ना, वो भी इसी कारण हुआ था, एकता के अभाव के चलते। तो सभी भारतीय शक्तियाँ इसमें शामिल नहीं हुई कि भाई भारत के सभी जो संगठन है, सभी जो अलग अलग इकाइयाँ हैं, रियासतें, सब शामिल नहीं हुए थे, कुछ इलाके शामिल हुए थे। तो आधुनिक हथियार और संसाधन अंग्रेजों के पास थे। नेतृत्व में भी समन्वय की कमी थी। यही कारण इसकी असफलता का आधार बन गया। विद्रोह का कोई केंद्रीय नेतृत्व नहीं था। सभी क्षेत्रों में व्यापक समर्थन नहीं मिला। सिख और गोरखा सैनिक अंग्रेजों के साथ रहे, मतलब सिख और गोरखा जो है वो सैनिक अंग्रेजों के साथ थे। संचार और संगठन की कमी थी। अंग्रेजों की सैन्य शक्ति अधिक संगठित थी। आधुनिक अधिक हथियारों की कमी थी इनके पास में, भारतीय जो आंदोलनकारी उनके पास में। तो कई कारण रहे थे। 1857 की क्रांति के परिणाम क्या हुए? अच्छा, अब असफलता हो गई, बट असफलता के भी क्या परिणाम निकले, क्या रिजल्ट निकले? तो 1857 की क्रांति के बाद भारत के शासन में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए, यानी अब इसमें कई परिवर्तन आए। क्या? ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। भाई जब ब्रिटिश सरकार ने देखा कि वहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी कमज़ोर हो रही है, तो ब्रिटिश का जो कह सकते हैं एक तरह से नाम चल रहा है इंडिया के अंदर, वो कमज़ोर ना हो जाए, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी को तो बंद कर दिया और ब्रिटिश क्राउन ने पूरी जिम्मेदारी संभाल ली। ठीक है, सेना का पुनर्गठन किया गया। भारतीयों के प्रति अंग्रेजों की नीति में सावधानियां बरती गई।
ये घटना ब्रिटिश शासन के लिए चेतावनी सिद्ध हो गई। 1858 में कंपनी शासन समाप्त कर दिया गया। भारत सीधे ब्रिटिश सम्राट यानी ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया था। गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि मिल गई थी। सेना में भारतीयों की संख्या कम कर दी गई। देशी राज्यों के प्रति नीति में नरमी दिखाई गई। अंग्रेजों ने धार्मिक हस्तक्षेप से परहेज करना शुरू कर दिया कि भाई धार्मिक हस्तक्षेप अब नहीं करना है, मतलब आप आक्रोश पैदा मत करो ताकि वो खुद जनता आपके खिलाफ खड़ी हो जाए। आक्रोश अब जो भावनाएं थी, नीतियां थी, वो कम कर रहे थे, नरमी बरत रहे थे। मतलब 1857 के बाद से भारत शासन अधिनियम 1857 के विद्रोह के बाद 1858 का अधिनियम पारित किया गया। इसका उद्देश्य प्रशासनिक व्यवस्था को सुधारना था। कंपनी का शासन समाप्त कर क्राउन शासन स्थापित किया गया। भारत सचिव का पद बनाया गया। यह अधिनियम भारतीय प्रशासन में बड़े परिवर्तन का आधार बना। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। ब्रिटिश संसद ने सीधा नियंत्रण स्थापित किया। भारत सचिव और उसकी परिषद बनाई गई। वायसराय क्राउन प्रतिनिधि बना दिया गया। भारतीयों के अधिकारों की सुरक्षा का आश्वासन दिया गया। प्रशासन अधिक केंद्रीकृत हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। स्थायी बंदोबस्त की विशेषताएं एवं दोष बताइए। देखिए 1793 की ओर चलते हैं अपन। ओके, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एक नई भूमि व्यवस्था लागू की थी। क्या थी? स्थायी बंदोबस्त। इस व्यवस्था में जमींदारों को भूमि का स्थायी जो स्वामी है वो मान लिया जाएगा, यानी जमींदारी अब उसको भूमि का मालिक कहलाएगा। तो सरकार ने राजस्व की दर स्थायी रूप से तय कर दी थी, यानी टैक्स की जो दर है वो एक फिक्स रेट बना दी थी। तो पहली नज़र में यह व्यवस्था व्यवस्थित लगती है, बट सरकार को निश्चित आय और जमींदारों को अधिकार मिल गए थे इससे। ठीक है, लेकिन असली बोझ किस पर पड़ा? किसानों पर पड़ा, क्योंकि किसानों को तब वहाँ पे ज़मीन पे खूब काम करना पड़ेगा टैक्स देने के लिए, और ज़मींदार इसका फ़ायदा उठाएंगे, लाभ उठाएंगे। किसानों से अधिक कर वसूला जाएगा। उत्पादन बढ़ने का कोई विशेष प्रोत्साहन नहीं मिला। कृषि विकास रुकता चला गया। तो ये व्यवस्था सरकार के लिए लाभकारी लेकिन किसानों के लिए हानिकारक सिद्ध हुई। यही व्यवस्था है स्थायी बंदोबस्त। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट पे आते हैं अपन। रैयतवाड़ी और महलवाड़ी व्यवस्था। देखिए अंग्रेजों ने दूसरे क्षेत्रों में अलग अलग व्यवस्था अपनाई। हर क्षेत्र में कई जगहों पे रैयतवाड़ी अपनाई, कहाँ महलवाड़ी अपनाई। ओके, ये टैक्स से रिलेटेड कुछ आपके जो क्या बोलते हैं व्यवस्था थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था में सरकार सीधे किसान से कर लेती थी। रैयतवाड़ी में तो किससे ले रही? डायरेक्ट किसान से। यह मुख्य रूप से मद्रास और बॉम्बे में लागू थी। और महलवाड़ी में गांव को इकाई मान लिया जाता। पूरा गांव कर के लिए जिम्मेदार था। यह उत्तर भारत में लागू हुई। लाइक लगान वाली मूवी है ना, वो भाई महलवाड़ी का ही एग्जाम्पल है कि पूरे जो गांव है उसको मिलकर के टैक्स देना है। ओके, तो दोनों व्यवस्थाओं में कर की दर अधिक थी, राजस्व वसूली कठोर थी, एंड यही कुछ प्रकार का ये नियम हुआ करता था। इससे किसानों पर बोझ अधिक आ गया था। तो रैयतवाड़ी में सरकार सीधे किसान से लेती है, महलवाड़ी में गांव या महल को इकाई मान लेती है। दोनों व्यवस्थाओं में कर की दर अधिक, किसानों की स्थिति अस्थिर हो गई, कठोरता दिखाई गई, नीतियों से ग्रामीण असंतोष होता चला गया, है ना। चलिए, अंग्रेजी शिक्षा और प्रेस का प्रभाव। अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार से एक नया शिक्षित वर्ग तैयार हुआ। यानी कि देखिए अब क्या हो रहा है, अंग्रेजी शिक्षा से एक नया वर्ग तैयार हो रहा है जो डेवलप्ड है, और एक नया कहते हैं आधुनिक वर्ग तैयार हो रहा है, शिक्षित वर्ग तैयार हो रहा है। इस वर्ग ने राष्ट्रवाद के विचारों को फैलाया। समाचार पत्रों ने जनता में जागरूकता बढ़ाई। समाचार पत्रों ने भाई जनता में जागरूकता बढ़ाई कि भाई अंग्रेज हम पे ये कर रहे हैं, इस तरह का शोषण कर रहे हैं, इस तरीके से हमें हराने की नीति है इनकी, इस तरह का इनका भविष्य का प्लान है। तो उन्होंने जागरूक किया लोगों को कि हम कैसे अंग्रेजों के खिलाफ आगे आ सकते हैं। सामाजिक और राजनीतिक सुधार आंदोलनों को बल मिला। इसी प्रकार शिक्षा और प्रेस ने राष्ट्रीय चेतना के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैकाले की नीति से अंग्रेजी शिक्षा का विस्तार हुआ। शिक्षित वर्ग ने सुधार आंदोलन को गति दी। समाचार पत्रों ने जनमत तैयार किया। राष्ट्रीय एकता के विचारों का प्रसार हुआ। राजनीतिक जागरूकता बढ़ी। प्रेस ने अंग्रेजी नीतियों की आलोचना की। ओके, 1858 से 1905 तक अंग्रेजी प्रभुसत्ता का विकास। देखिए 1857 के बाद अंग्रेजों ने शासन व्यवस्था में सुधार किए। भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा क्राउन शासन स्थापित हुआ। सेना का पुनर्गठन किया गया। प्रशासन को अधिक केंद्रीकृत बनाया गया। अंग्रेजों ने भारतीयों को प्रशासन में सीमित भागीदारी दी, है ना। मतलब अब वापस चीज़ों को संगठित किया जा रहा है, व्यवस्थित किया जा रहा है। कब? 1858 से 1905 के बीच के अंदर जो विकास है, डेवलपमेंट है, वो अब केंद्रीकृत रहा है। कंपनी शासन समाप्त कर क्राउन शासन संभालती है। वायसराय प्रणाली लागू होती है। सेना का पुनर्गठन किया जाता है, और अब सेना के अंदर जो है भारतीयों की भूमिका को कम कर दिया जाता है। भारतीयों को सीमित प्रशासनिक अवसर दिए गए। अब प्रशासन के अंदर उन्हें अवसर दिए जा रहे हैं। रेल और डाक जैसी सुविधाओं का विस्तार हुआ। ब्रिटिश प्रभुसत्ता और मजबूत होती गई।
की क्रांति का समग्र मूल्यांकन, अच्छा कुछ एक मूल्यांकन करेंगे 1857 की क्रांति का, तो ऐसा होगा कि 1857 की क्रांति भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटना थी। यह पूर्ण राष्ट्रीय आंदोलन नहीं था, परंतु विदेशी शासन के विरुद्ध व्यापक असंतोष का प्रतीक था। इसमें सैनिकों और जनता की भागीदारी थी। यद्यपि यह असफल रही, फिर भी इसने भविष्य के राष्ट्रीय आंदोलन की नींव रखी थी। ओके, मतलब फेल होने के बावजूद भी इन्होंने भविष्य के अंदर एक फ्यूचर के हिसाब से एक नींव रख दी थी कि हाँ, किसी दिन लड़ाई लड़ी जाएगी अंग्रेजों के खिलाफ। यह विद्रोह सैनिक असंतोष से प्रारंभ हुआ था। कई क्षेत्रों में जनता ने समर्थन दिया। राष्ट्रीय स्तर पर एकता का भाव था। अंग्रेजों ने इसे कठोरता से दबा दिया था। ठीक है, इससे शासन में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। यह भविष्य के स्वतंत्रता आंदोलन की प्रेरणा बन गया था। ओके, तो इकाई नंबर 3 से अपने क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं? 1857 के विद्रोह के स्वरूप का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। 1857 के विद्रोह के कारणों का विश्लेषण कीजिए। स्थायी बंदोबस्त, रेतवाड़ी, महलवाड़ी व्यवस्थाओं को समझाइए, उनका प्रभाव समझाइए किसानों के ऊपर, है ना। तो ये आपके क्वेश्चन बनेंगे। इनके आंसर आपको एप्लीकेशन के अंदर नोट्स में अच्छे से मिल जाएगा, है ना। चलिए फिर ओके, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो सर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। ओके, एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। आप MGSU में बता दें कि आपकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर पिन कमेंट में मिल जाएगा। ओके, चलिए फिर इकाई नंबर 4 पे आते हैं अपन। वीडियो को हाइप ज़रूर करना। वीडियो के जो कमेंट सेक्शन होता है ना, कमेंट सेक्शन के पास एक बटन होता है एक नया हाइप का, उसे हाइप करोगे, हाइप पॉइंट्स मिलते हैं, और हाइप पॉइंट्स से हमें खूब सपोर्ट होता है। ओके, आप सपोर्ट नहीं करोगे तो भाई कौन करेगा? अब देखिए इतना टाइम लगता है, इतनी मेहनत से ये स्लाइड बनाते हैं हम, ठीक है, ये पूरा प्रिपरेशन करता है। वरना बहुत तरीके होते हैं कि भाई एक सिंपल सा उठा करके बस लेके आ जाए आपके लिए, नहीं, बट हम उसको एकदम पूरी तरीके से व्यवस्थित डेकोरेट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं उसको, है ना, इतनी प्यारी स्लाइड बनाते हैं। तो आप सपोर्ट नहीं करोगे तो क्या कौन करेगा फिर? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में कांग्रेस की स्थापना हुई। इसके संस्थापक A.O. ह्यूम थे और प्रथम अध्यक्ष W.C. बनर्जी थे। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में कांग्रेस की स्थापना हुई। इसके संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम, और प्रथम अध्यक्ष कौन थे? W.C. बनर्जी। ओके, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है? A.O. ह्यूम। देखिए, धन का निष्कासन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने बताया कि भारत की संपत्ति व्यवस्थित रूप से इंग्लैंड भेजी जा रही थी। यह आर्थिक राष्ट्रवाद का आधार बन गया था। ओके, बंग भंग कब हुआ? 1905 में। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया। इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हो गया था। ओके, गरम दल के प्रमुख नेता कौन थे? तिलक, बाल गंगाधर तिलक गरम दल के प्रमुख नेता थे। उनका नारा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य मुस्लिम समुदाय के राजनीतिक हितों की रक्षा करना था। 1909 के सुधारों को किस नाम से जाना जाता है? मार्ले मिंटो सुधार। 1909 के सुधारों में पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। इससे सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा मिला था। 1919 का अधिनियम किस प्रणाली के प्रसिद्ध है? किस प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है? तो द्वैध शासन के लिए प्रसिद्ध है। 1919 के भारत का सरकार अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया। इसमें कुछ विषय भारतीय मंत्रियों को और कुछ अंग्रेज अधिकारियों को दे दी गई थी, यानी द्विशासन। द्वैध शासन का मतलब है कि दो जगहों से शासन चल रहा है। एक तो भारतीय मंत्रियों को थोड़ा काम दे दिया और थोड़ा सा अंग्रेजी प्रशासन को काम दे दिया, अंग्रेजी अधिकारियों को काम दे दिया, है ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। 1935 के अधिनियम की प्रमुख विशेषता क्या थी? प्रांतीय स्वायत्तता। क्या है? प्रांतीय स्वायत्तता। 1935 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में स्वायत्तता प्रदान की गई। यह ब्रिटिश काल का सबसे विस्तृत अधिनियम था। ठीक है। नरम दल की नीति क्या थी? संवैधानिक सुधार, यानी नरम दल के नेता प्रार्थना, निवेदन और संवैधानिक उपायों से सुधार चाहते थे। वे शांतिपूर्ण तरीकों से विश्वास रखते थे। नरम का मतलब जो एकदम आराम से काम करना चाहता है। गरम मतलब जो फटाफट से भाई काम कराना है, यानी गरम हो जाता है ना, उग्रवादी कह सकते हैं अपन। ओके, एक होती है उदारवादी, एक होता है उग्रवादी। स्वदेशी आंदोलन किस घटना के विरोध में प्रारंभ हुआ था? बंग भंग के घटना के विरोध में। ओके, तो 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन शुरू हुआ था। यह उग्र राष्ट्रवाद की शुरुआत थी। अब उग्र राष्ट्रवाद शुरू हो गया था। राष्ट्रवाद की भावना के साथ में अब उग्रवादी भावना भी आ गई थी।
स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये कथन किसका है? बाल गंगाधर तिलक का है। भारत से धन के निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया? दादा भाई नौरोजी ने दिया। दादा भाई नौरोजी को भारत का विद पुरुष कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। गर्म दल के प्रमुख नेता कौन है? बाल गंगाधर तिलक। बट नरम दल के प्रमुख नेता कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। ओके, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसका है नारा? बाल गंगाधर तिलक का। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। 1919 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया। द्वैध शासन को डायरकी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डायरकी। ओके, भारत सरकार अधिनियम 1935 में पारित हुआ। 1935 के अधिनियम में संघीय शासन की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय चेतना के विकास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का महत्वपूर्ण योगदान था। चलिए फिर अब अपन आते हैं लघुरात्मक प्रश्नों की ओर, शुरू करते हैं। चलिए फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव। देखिए, ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियां भारत के लिए अत्यंत हानिकारक सिद्ध हुई। अंग्रेजों ने भारत को कच्चे माल के स्रोत और तैयार माल के बाजार के रूप में उपयोग किया। मतलब कच्चे माल तो यहाँ से उठाएंगे और तैयार माल यहाँ पे बेचेंगे। ठीक है, तो भारतीय उद्योगों का पतन हुआ और हस्तशिल्प नष्ट हो गया। किसानों पर कर का बोझ बढ़ गया, टैक्स का कर मतलब टैक्स लगाते थे ना खूब, तो इससे देश में गरीबी और बेरोजगारी बढ़ गई थी। यह है आर्थिक प्रभाव। भारतीय उद्योगों का धीरे धीरे पतन हो गया, हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग समाप्त होने लगे थे। किसानों पर अत्यधिक भूमि कर लगाया गया था। भारत कच्चे माल का आपूर्तिकर्ता बन गया था। अंग्रेजी वस्त्रों ने भारतीय बाजार पर कब्जा कर लिया था। आर्थिक शोषण ने राष्ट्रीय असंतोष को जन्म दे दिया था। ठीक है, चलिए फिर धन निष्कासन सिद्धांत। देखिए, धन निष्कासन सिद्धांत का प्रतिपादन दादा भाई नौरोजी ने किया था। उन्होंने बताया कि भारत की संपत्ति बिना किसी प्रतिफल के इंग्लैंड भेजी जा रही थी। यानी कि यह प्रक्रिया सरकारी वेतन, व्यापार लाभ और निवेश के माध्यम से चलती है। भाई होता क्या है कि सरकारी वेतन आ रहा है, व्यापार लाभ है। अब कैसे? भाई मान लीजिए कोई अंग्रेजी अधिकारी है जो भारत के अंदर काम कर रहा है, ठीक है, तो उसको सैलरी कौन देता है? उनको सैलरी कहाँ से जाती है? इंडियन टैक्स से जाती है। जो इंडिया के अंदर टैक्स इकट्ठा होता है ना, उससे सैलरी किसको दे रहे हैं? वो विदेशी अंग्रेजी अधिकारी को। तो भाई यूज़ तो जाके वो करेगा अपने अंग्रेज के अंदर, अपने विदेश के अंदर जा करके। तो धन कहाँ जा रहा है? विदेशों में जा रहा है, व्यापार के थ्रू भी बाहर जा रहा है। इससे भारत की आर्थिक स्थिति कमजोर होती गई। ये सिद्धांत आर्थिक राष्ट्रवाद का आधार बन गया था। ठीक है, आर्थिक राष्ट्रवाद। ओके, राष्ट्रवाद में अब क्या आ गया था? आर्थिक का आ गया था। दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन की अवधारणा प्रस्तुत की। भारत से धन निरंतर इंग्लैंड भेजा जाता था। सरकारी अधिकारियों का वेतन विदेश जाता था। व्यापार से प्राप्त लाभ भी बाहर भेजा जाता था। भारत की गरीबी का मुख्य कारण यही था। इस सिद्धांत ने राष्ट्रीय चेतना को मजबूत किया था। ठीक है भाई, राष्ट्रीय चेतना मजबूत हुई कि हाँ, हमें अब कुछ ना कुछ तो निर्णय करना ही पड़ेगा। भारतीय राष्ट्रीयता के उदय के कारण बताइए। देखिए, भारतीय राष्ट्रीयता का उदय कई कारणों से हुआ। अंग्रेजी शिक्षा ने नए विचारों को जन्म दिया। प्रेस ने जागरूकता फैलाई। आर्थिक शोषण और राजनीतिक भेदभाव ने असंतोष बढ़ाया। सामाजिक सुधार आंदोलन ने भी लोगों को संगठित किया। इन सभी कारणों ने राष्ट्रीय आंदोलन को जन्म दे दिया था। अंग्रेजी शिक्षा से आधुनिक विचारों का प्रसार हुआ। समाचार पत्रों ने जनता को जागरूक किया। आर्थिक शोषण से व्यापक असंतोष उत्पन्न हुआ। राजनीतिक भेदभाव से असमानता बढ़ी। सामाजिक सुधार आंदोलन ने एकता बढ़ाई और संचार साधनों के विकास से राष्ट्रीय भावना फैल गई। ओके, ये उदय का कारण, यानी राष्ट्रीय चेतना का उदय कैसे हुआ, जन्म कैसे हुआ, है ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नरम दल की नीतियां एवं कार्य। देखिए, नरम दल के नेता प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख प्रतिनिधि थे। वे संवैधानिक और शांतिपूर्ण उपायों में विश्वास रखते थे। भाई शांतिपूर्ण, उन्होंने प्रार्थना या निवेदन, याचिका के माध्यम से सुधार की मांग की। भाई सुधार की मांग कैसे करते? सरकार के पास जाते, उनसे विनती करते, उनसे प्रार्थना करते, पूर्ण नरमी से बात करते। उनका उद्देश्य प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना था। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन की नींव रखी थी। नरम दल संवैधानिक सुधार में विश्वास करता था। भाई वो क्या समझता था कि भाई संवैधानिक सुधार होने चाहिए। भाई संविधान के तौर पे, संविधान में जो नियम है उनके तहत ही सुधार होना चाहिए। उन्होंने शांतिपूर्ण उपायों को अपनाया। प्रार्थना और याचिका उनकी मुख्य नीति थी। वे ब्रिटिश न्याय पर विश्वास रखते थे कि ब्रिटिश हम पे न्याय जरूर करेगा। ठीक है, उन्होंने राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित की। उनके प्रयासों से कांग्रेस मजबूत हुई। ओके, अब बात आती है ग्राम दल की। ग्राम दल के नेता उग्र राष्ट्रवाद के समर्थक थे। वे स्वराज को तत्काल प्राप्त करना चाहते थे। उन्होंने बहिष्कार,
स्वदेशी और आंदोलन का मार्ग अपनाया। क्या मार्ग अपनाया? बहिष्कार, यानी कि बहिष्कार करो, जो भी भारी प्रोडक्ट है उसका बहिष्कार करो। स्वदेशी यानी हमारे प्रोडक्ट्स को सपोर्ट करो। आंदोलन का मार्ग, आंदोलन भाई हम तो सड़कों पे आ जाएंगे, हम आपके खिलाफ बगावत कर बैठेंगे अगर आपने कुछ निर्णय नहीं लिया तो। उनका नेतृत्व तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल ने किया। लाल, देखिए क्या नाम है, बाल लाल पाल, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल। ओके, तो गर्म दल ने राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन बना दिया था। चलिए फिर, गर्म दल स्वराज को जन्म से अधिकार मानता था। उन्होंने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया, स्वदेशी आंदोलनों को प्रोत्साहित किया, युवाओं को आंदोलन में सक्रिय किया, राष्ट्रीय शिक्षा की स्थापना पर बल दिया। उनके प्रयासों से आंदोलन अधिक व्यापक हुए। ओके, चलिए, नरम दल और गर्म दल में अंतर बताइए। अंतर तो आपको भी समझ में आ गया अभी तक तो नरम और गर्म दल की विचारधारा में स्पष्ट अंतर था। नरम दल शांतिपूर्ण और क्रमिक सुधार चाहता था, गर्म दल त्वरित स्वराज का समर्थक था। दोनों की कार्यप्रणाली अलग थी, बट दोनों का उद्देश्य, दोनों का लक्ष्य एक ही था, राष्ट्र की उन्नति। नरम दल शांतिपूर्ण नीति अपनाता था, गर्म दल उग्र नीति, सक्रिय आंदोलन। और नरम दल याचिका निवेदन पर बल देता था, गर्म दल बहिष्कार, स्वदेशी समर्थन, आंदोलन पर बल देता था। दोनों का लक्ष्य राष्ट्रीय स्वतंत्रता थी। दोनों धाराओं ने मिलकर आंदोलन को मजबूत किया था। किस आंदोलन को? स्वतंत्रता के आंदोलन को। भारत सरकार अधिनियम 1919, देखिए 1919 का अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों पर आधारित था। इसमें प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया। कुछ विषय भारतीय मंत्रियों से सौंपे गए, मतलब जो नियम लेके आए ना, इसमें कुछ विषय भारतीय मंत्रियों को दे दिए गए थे। एंड केंद्र में ब्रिटिश नियंत्रण बना रहा। यह अधिनियम आंशिक सुधार या परंतु पूर्ण स्वराज की मांग को संतुष्ट नहीं कर सका था। भाई लोगों को शांत करने के लिए एक नियम लेके आए 1919, जिसके अंदर कुछ नियम भारतीयों को दे दिए थे कि भाई आप इन चीज़ों के अंदर अपना काम संभाल सकते हो, इन चीज़ों पर आप निर्णय ले सकते हो, ठीक है। तो प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। केंद्र में ब्रिटिश नियंत्रण बना रहा। विधायिकाओं का विस्तार किया गया। भारतीयों की भागीदारी बढ़ाई गई। पृथक निर्वाचन प्रणाली जारी की गई। यह अधिनियम राष्ट्रीय मांगों को पूरा नहीं कर सका था। ओके, चलिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 का अधिनियम ब्रिटिश काल का सबसे विस्तृत अधिनियम था। इसमें भारतीय स्वायत्तता प्रदान की गई। संघीय ढांचे का प्रस्ताव रखा गया। केंद्र में अभी भी अंग्रेजों का नियंत्रण था। यह अधिनियम आगे चलकर भारतीय संविधान में के कुछ प्रावधानों का आधार बना था। भाई इसके अंदर क्या हुआ, प्रांतों में स्वायत्तता प्रदान कर दी गई थी। भाई अब प्रांत हैं, उनको भी अब क्या बोलते हैं, अधिकार हैं कि वो कुछ निर्णय ले सकती हैं, अपने अनुसार कार्य करवा सकती हैं। संघीय व्यवस्था का प्रस्ताव रखा गया। गवर्नर को विशेष शक्तियां दी गई। विधानमंडलों का विस्तार किया गया। केंद्र में ब्रिटिश नियंत्रण कायम रहा। यह अधिनियम भारतीय संविधान की आधारशिला बना। मतलब भारतीय संविधान की ओर एक तरह से प्रिपेयर कर रहा था कि हाँ अब कुछ ना कुछ, अभी तो हमने इतना कंट्रोल पाया, अब पूरा कंट्रोल पाके रहेंगे, अब भारत पे भारत का कंट्रोल होकर रहेगा। स्वदेशी आंदोलन का महत्व स्पष्ट कीजिए। देखिए 1905 के बंग के विरोध में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ, यानी बंगाल का विभाजन हुआ था ना, उसके खिलाफ क्या शुरू हुआ था, स्वदेशी आंदोलन। इसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ, स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग किया गया। इस आंदोलन ने राष्ट्रीय भावना को मजबूत किया। युवाओं और महिलाओं की भागीदारी बढ़ी। यह उग्र राष्ट्रवाद की शुरुआत थी। कौन सा राष्ट्रवाद? उग्र राष्ट्रवाद, यानी अब बढ़ चढ़ करके हमें हमारा बस स्वराज्य चाहिए, अब हम आंदोलन पर उतर आएंगे। उग्रवादी यानी गर्म दल वाली बातें हो रही है यहाँ पे भी। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहन मिला। राष्ट्रीय शिक्षा संस्थानों की स्थापना हुई। युवाओं और महिलाओं ने भाग लिया। आंदोलन ने राष्ट्रीय एकता को बल दिया। यह उग्र राष्ट्रवाद का प्रारंभिक चरण था, यानी स्वदेशी कपड़े पहने जाते, स्वदेशी वस्तुएं अपनाई जाती, एंड इस प्रकार से राष्ट्रीय भावना को मजबूत किया गया। बंग भंग 1905 का प्रभाव देखिए, 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया। यह प्रशासनिक सुविधा के लिए किया गया था, बट 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया। इसका उद्देश्य क्या था? प्रशासनिक सुधार। परंतु वास्तविक कारण फूट डालो नीति थी। मतलब कारण बताया उन्होंने कि हम प्रशासनिक सुधार कर रहे हैं, कुछ कारण के चलते हमने बस ये बंगाल का विभाजन कर दिया है, बट एक्चुअली में क्या था? फूट डालो नीति। वो चाहते थे कि भाई उन्हें नज़र तो आ गया था कि अब जो ब्रिटिश शासन है वो थोड़ा कमज़ोर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जो हिंदू ताकत है, सॉरी अपने जो हिंदुस्तान की ताकत है, एकता है, उस एकता को तोड़ दी जाए। कैसे एकता टूटेगी? फूट डाली जाएगी इनके बीच में, फूट डालो नीति। इसके विरोध में व्यापक आंदोलन हुआ। अंततः 1911 में विभाजन रद्द कर दिया गया था। ठीक है,
बंगाल का विभाजन प्रशासनिक बहाने से किया गया था। इससे हिंदू और मुस्लिम समुदायों में विभाजन बढ़ाया जाना था। उनका क्या मोटिव था, उनका क्या लक्ष्य था कि हिंदू मुस्लिम का विभाजन कर विवाद हो जाएगा तो जो आंदोलन हो रहे हैं हमारे खिलाफ वो कमज़ोर पड़ जाएंगे। बट इसको 1911 में विभाजन को कैंसिल कर दिया गया। स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुए, राष्ट्रीय चेतना में वृद्धि हुई, विभाजन कैंसिल हो गया। ये घटना राष्ट्रीय आंदोलन का मोड़ बन गई। ये अब है ना जो कहते हैं अपने दोनों ही समुदाय, हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों को इतना ज्ञान हो गया था कि ये फूट डाल रहे हैं, अब इसके खिलाफ हमें मिलकर के एक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो निबंधात्मक प्रश्न जो अपने यूनिट नंबर 4 से बन सकते हैं वो है 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के कारणों की विवेचना कीजिए। उदारवादी एवं उग्रवादी धाराओं यानी कि जो अपने नरमपंथी और गर्मपंथी की बात हो रही है वही बातें हैं यहाँ पे, योगदान और उनके साधनों को बताइए। 1935 की भारत सरकार अधिनियम की प्रमुख विशेषताओं का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए, है ना। जो राज्यों को स्वायत्ता मिल गई थी ना, ये उसी की बात हो रही है, 1935 वाला नियम। ओके, तो फ्री का टेस्ट आपने डाउनलोड कर लेना है एप्लीकेशन के थ्रू, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में मिल जाएगा। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, दबा करके बस आप इसको मतलब क्लास को इतना फेमस बनाना है ना कि भाई हम जो एफर्ट कर रहे हैं उस एफर्ट का हमें भी हमारा थोड़ा सा सुकून मिलेगी। यस, हमें कुछ आपकी तरफ से भी कॉम्प्लीमेंट मिला है, कुछ अच्छा कहते हैं कमेंट मिला है ना। तो अच्छे से कमेंट कीजिए, बड़ा अच्छा लगता है जब आपके कमेंट्स पढ़ते हैं, उनका रिप्लाई भी हम ज़रूर देंगे। ओके, चलिए फिर यूनिट नंबर 5 लास्ट यूनिट है, बस क्लास अभी खत्म कर रहे हैं अपन। 15-20 मिनट की और क्लास है, पूरा टॉपिक कंप्लीट है। देखिए अपने 1 2 3 4 4 इकाइयों के सारे इंपॉर्टेंट पढ़ लिए हैं। आप थोड़ा बहुत भी इसके दिमाग में अब क्या होगा, जब आप उत्तर लिखने जाओगे ना पेपर में, तो आपको पॉइंट्स याद आएंगे। अरे सर कुछ बताया था सर ने इससे रिलेटेड, ये लाइन बताई थी, ये लाइन, वहाँ पे आपको शब्द याद आएंगे। और शब्द जब याद आते हैं ना तभी आंसर बड़ा लिखा जा सकता है। आपको याद ही नहीं आया कि भी लिखना क्या है तो क्या लिखोगे फिर। तो आपको ये पॉइंट्स इसलिए कराए जा रहे हैं एक बार महामैथन क्लास में, ताकि आप इनको पॉइंट्स को रिवाइज कर सको। एनीवे, अगले सेमेस्टर में मेरा आपसे वादा है, मैं इतनी अच्छी मतलब मित्राते क्लासेस पूरी तरह से तैयारी कर रहा है कि अगले सेमेस्टर में हम इतना बेस्ट कंटेंट तैयार करके देंगे आपको, और सारा कंटेंट पहले मिलेगा। इस बार तो क्या हो रहा है, एग्जाम से 2 दिन पहले 3 दिन पहले मिल रहा है, बट अगले सेमेस्टर में आपको एग्जाम से 10-15 दिन पहले सारा कंटेंट मिल जाएगा। ये मेरा वादा आपसे। अगला सेमेस्टर हम एकदम कह रहा हूँ, आप भी विश्वास दिखाइए, हम भी आप पे विश्वास दिखाएंगे, एंड रियली अगला सेमेस्टर 4 डालेंगे अपन एकदम। चलिए फिर इस सेमेस्टर को तो करते हैं, अगले सेमेस्टर की बात अलग है, बट अगला सेमेस्टर डेफिनेटली बहुत अलग होगा, बहुत क्रिएटिव होगा। ओके, चलिए फिर असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। देखिए 1920 में असहयोग आंदोलन 1920 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। इसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के साथ सहयोग समाप्त करना है। ओके, मतलब असहयोग का आप एक तरह से ये समझिए लाइक कोई ब्रिटिश शासन के अंतर्गत सरकारी नौकरी कर रहा है, बट अब क्या करेगा, वो उन्हें सहयोग प्रदान नहीं करेगा। एक तरह से सहयोगी तो कर रहा है उनका, बट अब वो अपनी नौकरी छोड़ देगा कि नहीं, मैं ब्रिटिश शासन के अंतर्गत कार्य नहीं करूँगा, वो नौकरी छोड़ देता है। या फिर उनके लिए कोई काम कर रहा है, वो काम करना बंद कर देता है, तो उन्हें सहयोग नहीं मिलेगा अंग्रेजों को। अब सहयोग ही नहीं मिलेगा तो वो कमज़ोर हो जाएंगे ना। तो ये क्या आंदोलन था, असहयोग आंदोलन था। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से प्रारंभ हुआ। नमक सत्याग्रह से। देखिए 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा के साथ नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था। गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी और इसी के साथ नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ। इससे सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। भाई नमक सत्याग्रह के अंदर वो हुआ था ना चोरा चोरी कांड, और इसी के तहत वो सविनय अवज्ञा आंदोलन भी इसके अंदर शामिल हो जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। 1942 के अंदर 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। इसका नारा था करो या मरो। अब ये जो आंदोलन था ना, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों, इसके अंदर क्या नेतृत्व हो रहा है, करो या मरो। या तो करना है, या तो हमें भारत पे अपना जो स्वतंत्रता का हमने नारा लगाया है उस नारे को सिद्ध करना है, या फिर हमें बलिदान दे देना अपना। तो करो या मरो। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग किस प्रस्ताव में की थी। लाहौर प्रस्ताव में। 1940 में लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने अपना पाकिस्तान की मांग रखी अलग से। इससे 2 राष्ट्रीय सिद्धांत का आधार माना जाता है। ठीक है, यहाँ पहले ही हम भारत की स्वतंत्रता पे लड़ाई लड़ रहे हैं और यहाँ पे एक नई मांग हो रहा जाती है पाकिस्तान की मांग कि भाई हमें मुस्लिमों के लिए अलग से राष्ट्र चाहिए। भारत की स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। 14 अगस्त को पाकिस्तान स्वतंत्र बना। ठीक है,
ये रात का टाइम था जब ये हो रहा था। तो 14 अगस्त को तो हुआ पाकिस्तान अलग और 15 अगस्त को हुआ भारत। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत किया, बट लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अंगीकृत कब हुआ है? 26 नवंबर 1949, लागू 26 जनवरी 1950। ओके। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अरे बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। उन्हें भारतीय संविधान का शिल्पकार कहा जाता है, बिकॉज उन्होंने जो भारतीय संविधान है उसको बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। ठीक है, चलिए। देशी रियासतों के विलय में प्रमुख भूमिका किसने निभाई है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। उनकी महत्वपूर्ण सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका थी देशी रियासतों को इकट्ठा करने में। उनकी जो कूटनीति थी ना कि भाई किस रियासत को कैसे डील करना है, कैसे उनसे बात करनी है कि वो भारत के अंदर विलय करे, वो सब मिलकर के एक भारत राष्ट्र बनाए। सरदार पटेल और वीपी मेनन ने रियासतों को भारतीय संघ में मिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वीपी मेनन का भी इंपॉर्टेंट रोल था। राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ था? जो राज्य का पुनर्गठन अधिनियम है ना, कौन से टाइम में लागू हुआ था? 1956 के अंदर। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई थी? ठीक है, जो 1951 के अंदर। अच्छा, प्रथम पंचवर्षीय योजना क्या है? पंचवर्षीय योजना एक योजना आती है जिसमें 5 वर्ष का कार्यकाल सेट करते हैं कि भाई इन 5 सालों के अंदर ये डेवलपमेंट किए जाएंगे, फिर नेक्स्ट 5 सालों में ये डेवलपमेंट किए जाएंगे। ऐसे पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई थी। इसकी शुरुआत मानी जाती है 1951 से। तो 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई थी। इसका और प्रथम वाले का उद्देश्य क्या था? कृषि का विकास करना था। ठीक है, चलिए। एंड जैसा कि आप जानते हो अपना मना होता है ना सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो जिन्होंने अपने क्या बोलते हैं देशी रियासतों का विलय में अहम भूमिका निभाई थी। इसी के चलते इनके जो कूटनीति वाले निर्णयों के चलते इन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है। उन्होंने जो निर्णय लिए वो इतने सटीक थे, इतने फ्यूचरिस्टिक थे, मतलब हेल्प हुई उनसे कि भाई आज भारत आज खड़ा है एक एकजुटता के साथ उनके निर्णयों के चलते, है ना। तो उन्हें लौह पुरुष की उपाधि भी दी गई है। करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा है? भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा है। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का आह्वान किया था, जिसमें पूरे देश से लोगों ने, जनता ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया था और इसी का नतीजा हुआ कि भारत स्वतंत्र हुआ। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 26 जनवरी 1950 को भारत गणराज्य बना और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति बने। ठीक है, फिर एक स्थान देख लेते हैं अपन। असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। भारत को स्वतंत्रता संग्राम 15 अगस्त 1947 को मिली। स्वतंत्रता संग्राम नहीं, स्वतंत्रता। भारत का विभाजन भारत और पाकिस्तान के रूप में हुआ था। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, बट अंगीकृत कब हुआ था? बताया था मैंने, 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, एंड संविधान बनाने में किन की भूमिका थी इंपॉर्टेंट? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। ओके। देशी रियासतों के विलय में सरदार वल्लभ भाई पटेल का प्रमुख योगदान था। ठीक है, लौह पुरुष। रियासतों के एकीकरण में सरदार पटेल के सहयोगी कौन थे? वीपी मेनन थे। हैदराबाद रियासत का विलय कब हुआ? 1948 में। हैदराबाद और जूनागढ़ जब इनका विलय हो रहा था ना, क्या बोलते हैं अपनी देशी रियासतों के अंदर, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट था क्योंकि इनके जो कहते हैं शासक थे उन्होंने मना कर दिया था, बट उसके बावजूद भी लौह पुरुष हमारे जो हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनकी कूटनीतिक बहुत ही कमाल की रही थी उस समय कि उन्होंने इनके साथ कैसे डील किया, किस तरीके से इनकी परिस्थितियों को ऐसा बनाया कि उन्हें साइन करना पड़ा वो डील पे कि हाँ राज्य का पुनर्गठन होगा, मतलब राज्य पुनर्गठन नहीं, रियासतों का एकीकरण होगा। ठीक है, तो 1948 में कौन कौन हुई? हैदराबाद हुई और जूनागढ़ हुई। राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ? 1956 ईस्वी में हुआ। राज्यों का पुनर्गठन मुख्यतः किसके आधार पर हुआ था? भाषा के आधार पर हुआ था, यानी भाषाओं के आधार पर राज्य बनाए गए थे। अब बात करेंगे अपन जो अपनी लास्ट इकाई है, इकाई नंबर 5 के लघुरात्मक प्रश्नों की। तो अपना पहला प्रश्न है असहयोग आंदोलन के उद्देश्य एवं कार्यक्रम। देखिए, असहयोग आंदोलन 1920 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था।
इसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के साथ सहयोग समाप्त कर स्वराज की प्राप्ति करना था। यह आंदोलन शांतिपूर्ण और अहिंसात्मक था। इसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ, सरकारी पदों का त्याग किया गया। इसने राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन का रूप दे दिया, यानी कि ब्रिटिश शासन के साथ असहयोग करना इसका मूल उद्देश्य था। सरकारी पद और उपाधियां त्यागने का आह्वान किया गया, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार को प्रोत्साहित किया गया, स्वदेशी वस्तुओं के जो प्रति है अपने भूमिका दिखाई गई, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थानों की स्थापना की गई, खादी और स्वदेशी को बढ़ावा दिया गया। इस आंदोलन ने जनता को राजनीतिक रूप से जागरूक कर दिया था। ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, देखिए 1930 की बात करते हैं अपन, जैसे नमक जैसी साधारण चीज आंदोलन का कारण कैसे बनी। मतलब अंग्रेजों ने नमक पर कर लगा दिया था, टैक्स लगा दिया था। गांधी जी ने कहा यह अन्याय है, उन्होंने दांडी यात्रा शुरू करी, समुद्र तट पर जाकर नमक बनाकर कानून तोड़ा। ठीक है, यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। मतलब अन्यायपूर्ण कानूनों का शांतिपूर्ण उल्लंघन करना। ठीक है, मतलब अब सविनय यानी आराम से, विनती पूर्वक, अवज्ञा मतलब उनका उल्लंघन करना, उनके जो कानून है ना उनका उल्लंघन करेंगे हम शांति से जाकर के। तो देश भर में लोगों ने कानून तोड़ने शुरू कर दिए, लेकिन अहिंसा का पालन किया। क्या किया? अहिंसा का पालन किया। महिलाएं, युवा सब आगे आए। इस आंदोलन ने दुनिया का ध्यान भारत की ओर खींचा कि स्वराज की मांग को लेकर किस प्रकार इतनी विनती पूर्वक, सविनय के साथ, अहिंसा पूर्वक कार्य किया जा रहा है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा आपका है। भाषा एक बार देख लेते हैं अपन कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में नमक सत्याग्रह से प्रारंभ हुआ। इसका उद्देश्य अन्यायपूर्ण कानूनों का शांतिपूर्ण उल्लंघन करना था। नमक कानून का विरोध प्रतीकात्मक रूप से किया गया। यह आंदोलन पूरे देश में फैल गया। इससे अंग्रेजी शासन की वैधता को चुनौती मिली। नमक कानून अन्यायपूर्ण माना गया। गांधी जी ने दांडी यात्रा द्वारा आंदोलन प्रारंभ किया, कानूनों का शांतिपूर्ण उल्लंघन किया। महिलाओं और युवाओं ने सक्रिय भाग लिया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का मुद्दा प्रमुख बना। इससे स्वराज की मांग और प्रबल हो गई थी। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि एवं प्रभाव बताइए। देखिए, बात करते हैं अपन 1942 का समय चल रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध भी चल रहा था उस टाइम पे। मतलब जो 1942 है ना, तब द्वितीय सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। अंग्रेजों ने भारत को बिना पूछे युद्ध में शामिल कर लिया। मतलब यहाँ से भी सैनिक भेज दिए। शामिल कौन हुआ था? ब्रिटेन शामिल हुआ था, ब्रिटिश सरकार शामिल हुई थी युद्ध में, तो वर्ल्ड वॉर में। बट वर्ल्ड वॉर सेकंड के अंदर भारत से सेना भेजी जा रही है, क्योंकि उन्होंने हम पे कब्जा कर रखा है, तो हमारी सेना उनके अंदर भेज रहे हैं। लोगों में असंतोष बढ़ गया कि भाई हम क्यों लड़ने जाएं, लड़ाई तो आपकी है। क्रिप्स मिशन भी असफल हो गया। तभी गांधी जी ने नारा दिया, करो या मरो। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। देश भर में प्रदर्शन हुए, रेलवे, डाक, संचार, सब तरीके से विरोध शुरू हो गया था। नेताओं को गिरफ्तार किया गया, लेकिन आंदोलन रुका नहीं किसी भी तरह। बस एक ही नारा था, करो या मरो। साफ संकेत दिए गए कि नहीं, अब हमें चाहिए, हमें हमारा स्वराज चाहिए। तो देखिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में प्रारंभ हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के समय अंग्रेजों ने भारत को बिना परामर्श युद्ध में शामिल किया। इससे असंतोष बढ़ गया। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। आंदोलन व्यापक और अंग्रेजों के लिए गंभीर चुनौती बना। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध से असंतोष उत्पन्न हुआ। क्रिप्स मिशन की असफलता ने निराशा बढ़ाई। गांधी जी ने करो या मरो का आह्वान दे दिया। देश भर में व्यापक प्रदर्शन हुए, नेताओं की गिरफ्तारी हुई। स्वतंत्रता की दिशा में एक निर्णायक कदम था, दबाव था ये अंग्रेजों के ऊपर कि भाई किस तरह के सब विरोध कर रहे हैं सबके सब, है ना। तो सांप्रदायिक राजनीति के विकास के कारण बताइए। देखिए, सांप्रदायिक राजनीति का विकास अंग्रेजों की फूट डालो नीति का परिणाम था। एक्चुअली में 1909 में पृथक निर्वाचन लागू किया गया। इससे हिंदू और मुस्लिम अलग राजनीतिक रास्तों पर चलने लगे थे। धीरे धीरे सांप्रदायिक संगठन मजबूत हुए। सांप्रदायिक मतलब धर्म से रिलेटेड बात हो रही है। आपसी जो विश्वास है वो बढ़ने लगा था कि भाई हिंदुओं का अलग राष्ट्र बन सकता है क्या, मुस्लिम का अलग राष्ट्र बन सकता है क्या। लोग अविश्वास करने लगे थे। मतलब विश्वास अब कम हो रहा था लोगों का एक दूसरे पे। मुस्लिम लीग ने लाहौर प्रस्ताव में अलग राष्ट्र की मांग तो रखी दी थी। इसके चलते मतभेद अब बढ़ने लग गए थे। तो आप इसको ऐसे समझिए कि पृथक निर्वाचन प्रणाली ने विभाजन को बढ़ावा दिया। हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच अविश्वास बढ़ता गया। मुस्लिम लीग की स्थापना और लाहौर प्रस्ताव ने अलग राष्ट्र की मांग को बल दे दिया। यह स्थिति अंततः विभाजन का कारण बनी। अंग्रेजों ने विभाजन की नीति अपनाई। 1909 में पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। सांप्रदायिक संगठनों का प्रभाव बढ़ा। राजनीतिक स्वार्थों ने मतभेद बढ़ाए। लाहौर प्रस्ताव ने अलग राष्ट्र की मांग रखी। आपसी अविश्वास एकता को कमजोर किया गया। मतलब एकता पर है ना वार किया। किन्होंने किया? अंग्रेजों ने किया। फूट डाली और फूट डाल करके अलग कर दिया।
भारत के विभाजन के प्रमुख कारण। भारत का विभाजन अनेक राजनीतिक और सांप्रदायिक कारणों का परिणाम था। मुस्लिम लीग ने दो राष्ट्र सिद्धांत का समर्थन किया। कांग्रेस और लीग के बीच मतभेद बढ़ते गए। अंग्रेजों की नीति ने स्थिति को जटिल बनाया। अंततः 1947 में देश का विभाजन हुआ। दो राष्ट्र सिद्धांत को बढ़ावा दिया गया था। कांग्रेस और लीग के बीच में समझौता नहीं हो सका, जिसके तहत कैबिनेट मिशन योजना असफल रही। सांप्रदायिक दंगे बढ़ते गए। अंग्रेज शीघ्र सत्ता हस्तांतरण चाहते थे, मतलब अंग्रेज चाहते थे कि भाई अब सत्ता फटाफट से ट्रांसफर हो जाए। 3 जून 1947 की योजना से विभाजन सुनिश्चित हो गया था। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं बताइए। देखिए, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। यह विश्व का विस्तृत लिखित संविधान है। इसमें लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और गणराज्य की भावना निहित है। मौलिक अधिकार और कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है। यह भारत के शासन का सर्वोच्च कानून है। तो ये मतलब क्या हो रहा है, अब आज़ादी के बाद सबसे बड़ा काम क्या होता है कि देश को चलाने के लिए एक मजबूत संविधान चाहिएगा, तो संविधान बनाया गया है ना। तो भारत को संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया। मौलिक अधिकार नागरिकों को प्रदान किए गए। संघीय और संसदीय प्रणाली अपनाई गई। संघीय और संसदीय, ठीक है। स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई। राज्य के नीति निर्देशक तत्व शामिल किए गए। संविधान सर्वोच्च कानून के रूप में स्थापित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, देशी रियासतों का विलय। अच्छा, देखिए, स्वतंत्रता के समय भारत में अनेक देशी रियासतें थी, मतलब छोटे छोटे राज्य बने हुए थे। वो देशी रियासतें थी, वो अलग थे, वो भारत का हिस्सा नहीं थे। वो अलग अलग खुद का राज संभाल रहे थे। वो चाहते तो अलग अपना एक राष्ट्र बना सकते थे, बट उनको इकट्ठा किया गया। किन्होंने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन। ओके, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनके एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अधिकांश रियासतों ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया। हैदराबाद और जूनागढ़ जैसे राज्यों में विशेष कार्रवाई करनी पड़ी। हैदराबाद और जूनागढ़ में विशेष कार्रवाई करनी पड़ी, लाइक सैनिक कार्रवाई हुई थी, कुछ कूटनीतिज्ञ कार्रवाई हुई थी, जिसके तहत उन्हें भी शामिल कर लिया गया था। अंततः इस प्रक्रिया से राष्ट्रीय एकता मजबूत हो गई थी। भाई अंग्रेज जाते जाते होशियारी कर गए थे थोड़ी सी, कि उन्होंने जितनी भी रियासतें हैं उनको यह हक दे दिया कि आप चाहो तो भारत के अंदर मिल सकते हो या फिर अपना अलग राष्ट्र भी बना सकते हो। अब अलग राष्ट्र बनाने की छूट देने की वजह से ये थोड़ी सी चुनौतीपूर्ण कार्य हो गए थे। रियासतों को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने का विकल्प दे दिया गया था। अधिकांश राज्यों ने स्वेच्छा से विलय स्वीकार कर लिया था। हैदराबाद में पुलिस कार्रवाई की गई। जूनागढ़ में जनमत संग्रह कराया गया। कश्मीर का विलय विशेष परिस्थितियों में हुआ था और इस प्रक्रिया से भारत का राजनीतिक एकीकरण संभव हुआ था। राज्यों का पुनर्गठन 1956 में। देखिए, स्वतंत्रता के बाद भाषाई आधार पर राज्यों की मांग उठने लगी कि भाई हमारी भाषा ये है तो हमें ये राष्ट्र बना के, ये राज्य बना के दो। प्रशासनिक सुविधा और सांस्कृतिक पहचान के लिए पुनर्गठन भी आवश्यक था। तो 1956 में राज्य का पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ। इससे राज्यों की सीमाएं भाषा के आधार पर निर्धारित की गई। यह कदम राष्ट्रीय एकता और प्रशासनिक सुरक्षितता के लिए महत्वपूर्ण था। भाषाई आधार पर राज्यों का गठन की मांग उठी। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। 1956 में अधिनियम पारित हुआ। राज्यों की सीमाएं पुनर्निर्धारित की गई, यानी राज्यों की सीमाएं ना पुनर्निर्धारण हुआ कि भाई ये सीमा इतनी होगी, इसकी सीमा इतनी होगी। प्रशासनिक व्यवस्था अधिक सुगम हो गई। राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ आधार मिला। आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना, ये सब नए नए जो बने थे वो इसके तहत ही बने थे। इनकी सीमाएं चेंज हो गई थी। कैबिनेट मिशन योजना का वर्णन कीजिए। देखिए, 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। इसका उद्देश्य सत्ता हस्तांतरण की रूपरेखा तैयार करना था। इस योजना में संघीय ढांचे का प्रस्ताव था। प्रांतों को समूह में बांटने की बात कही गई। अंततः मतभेदों के कारण यह योजना पूर्ण सफल नहीं हो पाई। मुख्य बिंदु क्या है कि कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया। संघीय ढांचे का प्रस्ताव रखा गया। संविधान सभा के गठन की योजना बनी। प्रांतों को समूह में विभाजित किया गया। कांग्रेस और लीग में मतभेद उत्पन्न हुए। ये योजना विभाजन को रोकने में असफल रही। ये विभाजन को रोकने आई थी, बट बेसिकली तो ये विभाजन इन्हीं के चलते हुआ था, फूट डालो की नीति के चलते। और अब यही आते हैं कि हाँ हम सॉर्ट कर देंगे। क्या सॉर्ट कर दोगे भाई आप? चलिए, 3 जून 1947 की योजना का वर्णन कीजिए। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना घोषित की गई। इस योजना में भारत के विभाजन को स्वीकार किया गया। ठीक है, प्रांतों को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने का विकल्प दिया गया। शीघ्र सत्ता हस्तांतरण का निर्णय लिया गया। इस योजना के आधार पर 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली। किसको? भारत को। 14 अगस्त को मिली पाकिस्तान को। 3 जून 1947 को योजना घोषित होती है। भारत के विभाजन की स्वीकृति मिलती है। प्रांतों को विकल्प का अधिकार दिया गया है। सीमा निर्धारण के लिए आयोग बनाया गया है। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त होती है। ये योजना स्वतंत्रता और विभाजन आधार बन जाती है। तो अब आते हैं अपन निबंधात्मक प्रश्नों की। ये आपके निबंधात्मक प्रश्न है इकाई नंबर 5 से। एक तो भारत छोड़ो आंदोलन, बड़ा प्रश्न आ सकता है इससे रिलेटेड। भारत विभाजन के जो उत्तरदायी कारण है
भाई भारत विभाजन क्यों हुआ था, इसका तो एक कारण बताइए, ये भी बड़ा क्वेश्चन हो सकता है। और एक कारण जो इंपॉर्टेंट है जो मेरे को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है वो है देसी रियासतों के विलय की समस्या। भाई देसी रियासतों को बनाने के लिए जो चुनौतियाँ आई थी ना, उन चुनौतियों के वर्णन कीजिए और भारतीय संघ में उनका विलय किस प्रकार हुआ था ये पूरा बताइए, है ना। तो इसका आंसर भी आपको एप्लीकेशन के अंदर नोट्स में पूरा डीपली मिल जाएगा, और बाकी आपके पास कोई और सोर्स है तो आप अच्छे से पढ़ सकते हो, है ना। और बाकी हमने इस क्लास में अच्छे से यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक, इकाई 1 से इकाई 5 तक सभी कंप्लीट किए। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी मेरे को पूरा अच्छे से कमेंट करके बताइएगा। अगर एक और बात करूँ, अगर अभी तक आप इस क्लास तक बने हुए हो यानी एंड तक इस क्लास तक आए हो तो मेरे को डेडिकेशन आपकी दिखाई आ रही है यार, सच में मेरे को आपकी डेडिकेशन समझ में आ रही है कि आप क्या डेडिकेशन है कि आपको बोर होने के बावजूद भी, मतलब बोरियत आ जाती है भाई, मैं जनरली खुद कहता हूँ कि भाई लाइक इतनी बड़ी क्लासेस देखते हैं तो बोरियत आ जाती है, बट उसके बावजूद भी आप इस क्लास के एंड तक आए हो, इसका मतलब आपकी डेडिकेशन है, आपका उस पेपर के प्रति जिम्मेदारी समझते हो कि नहीं यार कम से कम वो पेपर तो हम क्लियर करें। तो वेरी गुड, आप कंग्रेचुलेशन दूंगा कि आप इतने कहते हैं कि बहादुर हो कि इस क्लास को एंड तक देख रहे हो यार। चलिए वीडियो को कमेंट करके बताइएगा क्लास आपको कैसे लगी, एंड सेमेस्टर 5 का इंग्लिश लिटरेचर का जो पेपर है ना उसके लिए भी हम मैथ क्लास लेकर के आएंगे। एंड वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड आप सभी का प्यार है जो हम यहाँ तक पहुँचते हैं। थैंक यू वेरी मच। सो कल मिलते हैं नई क्लास के साथ, नए सेमेस्टर के साथ, एंड एक नई मैथ क्लास के साथ में। तो तब तक के लिए सेम टाइम सेम जगह जुड़े रहिए MGSU मित्रादे के साथ, आपका अपना स्टडी मित्र मित्रादे क्लासेस। धन्यवाद। और हाँ, मैं एक बार जाने से पहले वापस आ गया, फ्री टेस्ट डाउनलोड कर लीजिएगा, एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में मिल जाएगा। डाउनलोड द ऐप नाउ।